Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course. ये है लेसन नंबर 27 इस कोर्स का लेसन में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टॉपिक जो यहाँ पर हमारे कंट्रोल का रह गया है। लाइक पी कंट्रोलर में हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ में इसको अटैच करके इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन डिराइव नहीं किया था। देन उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे पीआई कंट्रोलर, देन पीडी कंट्रोलर, देन पीआईडी कंट्रोलर। तो ये सभी रिमेनिंग जो कंट्रोलर है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा कंक्लूजन पोर्शन। मींस अभी तक जितने भी डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर्स हमने पढ़े हैं उसमें से कौन कौन से पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पर आपको याद रखने हैं, उसके साथ में कि कौन सा कंट्रोलर कौन से प्रोसेस के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं, जहां से डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको गेट में पूछा जाता है। ऑलमोस्ट हर एक ईयर में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर फिर आपको बता दूंगा कि इस टाइप के कंट्रोलर को इस टाइप के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा उन क्वेश्चंस को करना एग्जाम में। क्लियर है? सो देखिए फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारा है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अटैच टू ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सो हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ में अटैच करके हमने कंपेयर किया था उसका ट्रांसफर फंक्शन, उसका जो प्रोसेस गेन होता है, उसका टाइम कांस्टेंट होता है, ये सब पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे। तो हमने देखा कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को जब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो उसका जो ऑर्डर है वो इंक्रीज नहीं होता है, ऑर्डर उसका सेम रहता है। हमने यही 3 पॉइंट वहां पर आइडेंटिफाई किए थे कि जो ऑर्डर है ऑर्डर रिमेन्स सेम, पहला पॉइंट ये था। देन उसके बाद में सेकंड जो ओवरऑल केसी लेस हमने देखा प्रोसेस गेन वो डिक्रीज हो जाता है एंड जो टाइम कांस्टेंट है ओवरऑल वो भी डिक्रीज हो जाता है। यही हमने यहाँ पर 3 एनालिसिस किए थे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ अटैच करके। नाउ अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को किसी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को अटैच करने से उसका ऑर्डर इंक्रीज होता है क्या, क्या उसका केसी डिक्रीज होता है, टाउ डिक्रीज होता है। सेम बिहेवियर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ अटैच करने पर जो मिला था ना वो बिहेवियर मिलता है कि वही हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। सो देखिए यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। सो इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं कि इनपुट है YSP, आउटपुट यहाँ पर है Y, मैचिंग एलिमेंट के लिए मैंने ट्रांसफर फंक्शन 1 लिखा है और यहाँ पर ये एक्चुएटर है और ये प्लस माइनस साइन होना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए ये कंट्रोलर के लिए जो प्रोसेस गेन है वो केसी है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो हमने कंसीडर किया है उसका हमने स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ले लिया kp अपॉन tau p स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस 2 इनटू tau इनटू zeta इनटू s प्लस 1। ये हमारा हो गया सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन। देन यहाँ पर डिस्टर्बेंस में मैंने फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन 1 अपॉन tau इनटू s प्लस 1 लिखा है। सो फर्स्ट हम इसको रेगुलेटरी सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे। सो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन CLTF जो है ये हो गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर सर्वो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वो प्रॉब्लम के लिए, जिसमें हम देखते हैं सेट पॉइंट चेंज एंड डिस्टर्बेंस में जो चेंज होता है वो 0 होता है फॉर सर्वो प्रॉब्लम। सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर सर्वो प्रॉब्लम तो किस तरीके से लिखेंगे, सिंपल ब्लॉक डायग्राम डायरेक्टली लिख सकते हैं। आउटपुट अपॉन इनपुट ये ब्रैकेट में s लिखा है यहाँ पर, लाप्लास ऑफ ट्रांसफर डेरिवेशन वेरिएबल का जो लाप्लास होता है उसके लिए हम s लिखते हैं। सो y ऑफ s अपॉन y ऑफ sp ऑफ s इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये जो kc है इस kc को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ tau kp अपॉन tau p स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस 2 zeta इनटू tau इनटू s प्लस 1। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस g ओपन लूप। तो 1 प्लस g ओपन लूप में क्या है, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम मैचिंग एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ तो 1 ही है मैचिंग एलिमेंट, तो सेम यही जो न्यूमरेटर में टर्म आएगा वो हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस kc इनटू kp अपॉन tau p स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस 2 zeta tau इनटू s प्लस 1। नाउ अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर टर्म देखिए कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर में रहेगा kc इनटू kp अपॉन इसका एलसीएम लेने पे ये हमें मिल जाएगा tau p स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस 2 zeta tau इनटू s प्लस 1 प्लस kc इनटू kp बिकॉज़ यहाँ पर देखिए kc इनटू kp रहेगा। तो एलसीएम ले लिया हमने। नाउ मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ वापस से y अपॉन ysp इक्वल टू kc अपॉन kc इनटू kp इनटू अपॉन में हो गया tau p स्क्वायर इनटू s स्क्वायर प्लस 2 zeta tau इनटू s प्लस 1 प्लस kc इनटू kp। नाउ अब देखिए मैं इसको यहाँ पर प्लस 1 की फॉर्म आती है स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से, अगर आप कंपेयर करो आप यहाँ से देख सकते हो तो हम उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सो kc ये देखिए सबसे पहली चीज तो कि जो सिस्टम का ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमने अटैच किया तो उसके साथ में देखिए ऑर्डर जो सिस्टम का है वो सेम रहा है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है।
ऑर्डर रिमेन सेम, मींस की प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को आप किसी भी ऑर्डर के प्रोसेस के साथ में अटैच कीजिए, जो सिस्टम का ऑर्डर है वो हमेशा सेम रहेगा, ऑर्डर रिमेन सेम, बिकॉज इटसेल्फ अगर हम जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर उसका अगर हम ऑर्डर देखें तो वो जीरो ऑर्डर का प्रोसेस होता है, तो किसी भी सिस्टम के साथ उसको अटैच करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो हम इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं KC इंटू KP अपॉन 1 प्लस KC इंटू KP, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टाउ पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस KC इंटू KP। ये कंसिडर कीजिए कि हमने इसको 1 प्लस KC इंटू KP से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है, 2 इंटू जीटा इंटू टाउ अपॉन 1 प्लस KC इंटू KP मल्टीप्लाई बाई S प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ से हम अभी कमेंट कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर में जो टाइम है वो ओवरऑल गेन हो गया हमारा, यहाँ पर ओवरऑल गेन के अलावा टाउ और जीटा हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए हमने लिखा है पर ऑर्डर रिमेन सेम, जो सिस्टम का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप इज इक्वल टू 2, मतलब ऑर्डर सेम है यहाँ पर। इसके साथ में केडेस ओवरऑल जो गेन है, ओवरऑल गेन हम लिख सकते हैं केडेस इक्वल टू KC इंटू KP अपॉन 1 प्लस KC इंटू KP, ये हमें मिल गया गेन। अगर टाउ डेस लिखूं तो ये इसको कंपेयर करेंगे हम टाउ पी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टाउ डेस इक्वल टू टाउ पी अपॉन इसको देखिए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, इसको ओवरऑल में लिख रहा हूं इसलिए यहाँ पर ये हो गया और जो गेन था वो हो गया केडेस एंड यहाँ पर टाउ जो है उसको मैंने टाउ डेस लिखा ओवरऑल गेन के लिए, तो ये मुझे मिल गया टाउ पी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो टाउ पी अपॉन 1 प्लस KC इंटू KP का स्क्वायर रूट आएगा। देन अब जीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जीटा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा जीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस KC इंटू KP। ओके, तो देखिए हम बोल सकते हैं कि सिस्टम का ऑफसेट, अब ऑफसेट कैसे लिखें हम देखिए, सिस्टम के लिए ऑफसेट अगर हम लिखे ऑफसेट इज इक्वल टू, तो ऑफसेट होता है बेसिकली सेट पॉइंट वैल्यू माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस। तो अब इसकी सेट वैल्यू देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि यूनिट स्टेप इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एरर जो है उस यूनिट स्टेप इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एप्सिलॉन जो है हमारा बेसिकली वो 1/s है, तो उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली 1 है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आता है सेट पॉइंट में वो 1 हो गया माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस। अब अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे तो इस ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन से, यहाँ पर देखिए YSP की जगह में हम 1/s पुट करेंगे, देन हम फाइनल वैल्यू थ्योरम इस पे अप्लाई करने वाले हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर तो देखिए अल्टीमेटली हम लिमिट जो t टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं s टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ओके मैंने यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन में s स्क्वायर रहेगा, जैसे यहाँ पर s है तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, इसमें s है, सिर्फ जो न्यूमरेटर में टाइम है यहाँ पर वही टाइम रिमेनिंग रहती है KC इंटू KP अपॉन 1 प्लस KC इंटू KP। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम से हमें रिजल्ट मिल गया, मतलब अल्टीमेट वैल्यू का रिस्पांस मिल गया KC इंटू KP अपॉन 1 प्लस KC इंटू KP। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेने पर आपको यही मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस KC इंटू KP। सेम हमें यहाँ पर ये मिला था ऑफसेट जब हमने फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए लिखा था। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में जब हमने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज किया तो उस केस में भी हमें ऑफसेट यही मिला था, मतलब कि यहाँ पर ऑफसेट प्रेजेंट रहेगा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए। और ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हैं, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि KC अगर इंक्रीज करे प्रोपोर्शनल गेन इस प्रोसेस के लिए तो KC इंक्रीज करने पर ऑफसेट डिक्रीज होने वाला है, बिकॉज डिनोमिनेटर वाली टाइम इंक्रीज होगी तो ओवरऑल इस ऑफसेट की वैल्यू बोल सकते हैं डिक्रीज होगी, तो इस केस में ऑफसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर एनालाइज किया है कि कंट्रोलर जो है पीक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर उसके लिए SKC इंक्रीजेस ऑफसेट विल डिक्रीज। तो ये हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे PI कंट्रोलर के लिए। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में तो हमने एनालाइज कर लिया कि जो प्रोसेस गेन है वो डिक्रीज हो जाता है, उसके अलावा जो टाइम कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। टाइम कांस्टेंट डिक्रीज होने का मतलब है कि सिस्टम का जो रिस्पांस है वो फास्ट हो जाता है। देन उसके अलावा सिस्टम का जो ऑर्डर है वो सेम रहता है, मतलब सिस्टम स्लगिश नहीं होता है। तो सिस्टम आपका स्लगिश नहीं होगा तभी तो सिस्टम फास्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए भी PI कंट्रोलर। तो थर्ड यहाँ पर मैंने इसको PI कंट्रोलर लिखा है, PI कंट्रोलर अटैच्ड टू ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। तो इसके लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ देखेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए KP अपॉन टाउ P इनटू S प्लस 1। सो अगर हम पहले सर्वो के लिए कैलकुलेट करेंगे सेट पॉइंट के लिए तो हम ये वाला ट्रांसफर फंक्शन यूज करेंगे। फिर उसके बाद में हम रेगुलेटरी के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम YSP को 0 कंसीडर करेंगे और ये वाला ट्रांसफर फंक्शन हम यूज करेंगे 1 अपॉन टाउ इनटू S प्लस 1। देन इसके अलावा मैंने यहाँ पर लगा दिया ये PI
कंट्रोलर। तो देखिए पीआई कंट्रोलर के लिए हमको पता है अभी कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है केसी इंटू वन प्लस वन अपॉन टाउ वाई इंटू एस, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। यहाँ पर बेसिक एलिमेंट का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको वन कंसीडर किया है, आउटपुट में y है, इनपुट में y एस पी है। तो फर्स्ट पहले हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सर्वो प्रॉब्लम के लिए। तो देखिए सर्वो प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन y ऑफ s अपॉन y ऑफ एस पी ऑफ s इक्वल टू देखिए सब डिनोमिनेटर में आता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है kc इंटू वन प्लस वन अपॉन टाउ वाई इंटू एस इंटू के पी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस वन। क्लियर है? ओके सो तो यहां पर हम देख सकते हैं, आगे देखिए अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टाइम वन प्लस के सी इंटू वन प्लस वन अपॉन टाउ वाई इंटू एस इंटू के पी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस वन, और जो बेसिक एलिमेंट का ट्रांसफर फंक्शन है वो भी मल्टीप्लाई में आता है जी ओपन लूप में। तो अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये वाली जो टाइम है दोनों, ये डिनोमिनेटर में जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो टाइम है दोनों वो कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा जो हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा केसी इंटू टाउ वाई इंटू एस, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये टाउ वाई इंटू एस प्लस वन हमें मिलेगा। देन यहाँ पर केपी ऑलरेडी प्रेजेंट है, और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा टाउ वाई इंटू एस इंटू टाउ पी इंटू एस प्लस वन प्लस के सी इंटू के पी, और इसके मल्टीप्लाई में होगा के सी इंटू के पी के मल्टीप्लीकेशन में होगा टाउ वाई इंटू एस प्लस वन। ये हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, वाई अपॉन वाई ऑफ एस पी इक्वल टू के सी इंटू टाउ वाई इंटू एस प्लस वन इंटू के पी। डिनोमिनेटर में देखिए टाइम जो रहेगी उसको हम लिख सकते हैं टाउ वाई इंटू टाउ पी एस स्क्वायर, टाउ वाई इंटू टाउ पी इंटू एस स्क्वायर प्लस टाउ वाई इंटू एस प्लस के सी इंटू के पी टाउ वाई इंटू एस, यहाँ पर एस कॉमन भी ले सकते हैं, प्लस के सी इंटू के पी। अब इसको हम यहाँ पर देखिए के सी इंटू के पी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए के सी के पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा के सी इंटू के पी। यहाँ पे भी एस को हम कॉमन लेके लिख सकते हैं बाहर में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा के सी इंटू के पी। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेज में इसको मैं लिख रहा हूँ y अपॉन वाई एस पी इक्वल टू टाउ वाई इंटू एस प्लस वन, एंड डिनोमिनेटर में जो टाइम है वो होगी टाउ वाई इंटू टाउ पी अपॉन के सी इंटू के पी इंटू एस स्क्वायर प्लस टाउ वाई भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर टाइम रहेगी हमारी वन प्लस वन अपॉन के सी इंटू के पी इंटू एस प्लस वन। ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? सो y अपॉन वाई एस पी हमने कैलकुलेट कर लिया ट्रांसफर फंक्शन। अब इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं y अपॉन वाई एस पी। सबसे पहले ये वन के लिए मैं लिख रहा हूँ, मतलब इसको मैं न्यूमरेटर पार्ट को डिवाइड सेपरेट लिखना चाहता हूँ। वन प्लस एक बार वन के न्यूमरेटर में ये सारी टाइम रहेगी, एक बार टाउ वाई इंटू एस के न्यूमरेटर में ये कंप्लीट टाइम रहेगी। तो ये मुझे मिल गया वन अपॉन टाउ वाई इंटू टाउ पी के सी इंटू के पी इंटू एस स्क्वायर प्लस टाउ वाई इंटू वन प्लस के सी इंटू के पी इंटू एस प्लस वन, देन प्लस में टाउ वाई इंटू एस, न्यूमरेटर में टाइम रहेगा टाउ वाई इंटू टाउ पी अपॉन के सी इंटू के पी इंटू एस स्क्वायर प्लस टाउ वाई इंटू वन प्लस वन अपॉन के सी इंटू के पी इंटू एस प्लस वन। ये होगी मेरी कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पर पीआई कंट्रोलर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ में पीआई कंट्रोलर अटैच किया है। तो अब यहाँ पर देखिए सिस्टम का ऑर्डर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में देखिए जो मैक्सिमम पावर है वो सेकंड ऑर्डर सेकंड टू गिवन है, तो मतलब कि जो सिस्टम का ऑर्डर है बेसिकली क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, ऑर्डर ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 2। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इंक्रीज होगी बिकॉज इनिशियली तो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेके, लेकिन यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला ट्रांसफर फंक्शन के लिए उसमें सेकंड ऑर्डर मिल रहा है, मींस की ऑर्डर इंक्रीज हो गया। सो ऑर्डर इंक्रीज हो गया तो हम लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है नॉट इफ वी नो दैट इज द ऑर्डर इंक्रीज, हमें पता है जब सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, जब ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है तो सिस्टम की बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स डिक्रीजेस। जब सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है तो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है बाय यूजिंग, कैसे मिला हमें, बाय यूजिंग पीआई कंट्रोलर, बाय यूजिंग पीआई कंट्रोलर। पीआई कंट्रोलर से हमें ये मिला कि सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज हो गया, मतलब कि सिस्टम का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट हम ऑफसेट की बात करते हैं कि ऑफसेट कितना रहेगा पीआई सिस्टम में। तो ऑफसेट को हम लिखते हैं ऑफसेट इक्वल टू
ऑफसेट इक्वल टू सेट वैल्यू माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स। सेट वैल्यू को मैं देखिए मैग्नीट्यूड m माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स लिख सकते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट एरर में जो चेंजेस है वो यूनिट स्टेप चेंज है। तो हम ये किसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, सर्वो प्रॉब्लम अभी देख रहे हैं, पहले सर्वो प्रॉब्लम के लिए हम देख रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड जो यूनिट स्टेप के लिए तो एरर क्या हो जाएगा, एरर, और यहाँ पर तो YSP है, तो YSP बेसिकली क्या हो जाएगा 1/s। तो मैग्नीट्यूड 1 मिल गया हमें, 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स। अब अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, इस इक्वेशन 1 से अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो इक्वेशन जो 1 यहाँ पर लास्ट में हमने लिखी है, ये वाली इक्वेशन, इस पे हम अप्लाई करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, सेट पॉइंट जो YSP है उसमें हमने स्टेप इनपुट चेंज माना है, मतलब ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देन उसके अलावा s टेंड्स टू t टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम में, तो वो s टेंड्स टू 0 हो जाता है, s टेंड्स टू 0। तो इस कंप्लीट इक्वेशन में s टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर टर्म देखिए यहाँ पर कंप्लीटली 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, अल्टीमेटली 1 मिलने वाला है। मतलब कि सिस्टम की अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको 1 मिलेगी। देखिए आप अच्छे से इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स 1 मिल रही है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ऑफसेट हमारा 0 मिलने वाला है हमें। ये किसमें मिला है हमें, फॉर PI कंट्रोलर। PI कंट्रोलर अगर हम यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में तो हमें ऑफसेट 0 मिलता है फॉर सर्वो प्रॉब्लम, फॉर सर्वो प्रॉब्लम। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि PI कंट्रोलर अगर हम किसी प्रोसेस का यूज कर रहे हैं तो ऑफसेट 0 मिल रहा है, मतलब कि हम हमारा जो सेट वैल्यू है उसको एग्जैक्टली हम अचीव कर पा रहे हैं। सेट वैल्यू इज इक्वल टू अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स है, उसका मतलब हुआ कि ऑफसेट 0 होगा कंप्लीटली। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सपोज जीटा इज ग्रेटर देन 1, जीटा इज ग्रेटर देन 1, कुछ इस तरीके का हमारे पास प्रोसेस है। तो इस केस में देखिए आउटपुट में यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसका अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स 1 है, y ऑफ t वर्सेस t में। तो कुछ इस तरीके से देखिए मेरा प्रोसेस का बिहेव होगा। यहाँ पर मेरा सेट वैल्यू है वो सेट वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स के। अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स एंड सेट वैल्यू जो इस डायग्राम के लिए रहेगा वो दोनों सेम रहेगा। मतलब ये जो डिफरेंस है बेसिकली, ये डिफरेंस आपको मिलने वाला है ऑफसेट इक्वल टू 0, ऑफसेट इक्वल टू 0, बिकॉज़ ये डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेट वैल्यू जो है वो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स के इक्वल होगी। नाउ सेकंड केस देखिए रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए, फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम सेम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं PI कंट्रोलर। PI कंट्रोलर हमने अटैच किया है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में हमने PI कंट्रोलर अटैच किया है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, और कंसीडर किया फॉर यूनिट स्टेप चेंज इन इनपुट y ऑफ sp इज इक्वल टू 1/s हमारे पास में। तो अब रेगुलेटरी प्रॉब्लम में देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, y ऑफ s अपॉन d ऑफ s। तो न्यूमरेटर में टाइम आता है जो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है डिस्टरबेंस के लिए, तो मैंने यहाँ पर अज्यूम किया 1 अपॉन टाउ इनटू s प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 अपॉन टाउ इनटू s प्लस 1, ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन डिस्टरबेंस के लिए गिवन है। देन डिनोमिनेटर में 1 प्लस g ओपन लूप, तो g ओपन लूप में kc इनटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ i इनटू s, ये हो गया मेरा PI कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन। मल्टीप्लाई बाय प्रोसेस के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन होगा kp अपॉन टाउ p इनटू s प्लस 1 फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, मल्टीप्लाई बाय g मेजरिंग 1 है। ओके, तो ये मुझे मिल गया ट्रांसफर फंक्शन। इसको थोड़ा सा वेरिएंस कर सकते हैं तो हमें मिल जाएगा टाउ i इनटू s इनटू टाउ p इनटू s प्लस 1 अपॉन टाउ p इनटू s प्लस 1। ओके, न्यूमरेटर में जो टाइम हुआ है यहाँ पर टाउ इनटू s प्लस 1। देन उसके बाद में ये हो जाएगा एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर में टाउ i इनटू s इनटू टाउ p इनटू s प्लस 1 प्लस kc इनटू kp इनटू टाउ i इनटू s प्लस 1। ये कंप्लीट इक्वेशन मुझे मिल गई। तो यहाँ पर देखिए अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं d ऑफ s। ओके, ये रेगुलेटरी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर सेट पॉइंट कंसीडर ना करके हम d ऑफ s देखेंगे। d ऑफ s इक्वल टू 1/s है फॉर यूनिट स्टेप चेंज इन डिस्टरबेंस, बिकॉज़ हम रेगुलेटरी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो हम सेट यूनिट स्टेप चेंज जो कंसीडर कर रहे हैं वो डिस्टरबेंस में कंसीडर कर रहे हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर अप्लाई करूंगा फाइनल वैल्यू थ्योरम तो उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा y ऑफ t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इक्वल हो जाएगा मेरा लिमिट ऑफ t s टेंड्स टू 0 s इनटू y ऑफ s इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन से अगर हम कैलकुलेट करें
y ऑफ s अपॉन ds, इससे अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस कैलकुलेट करें। तो d ऑफ s अगर मैं 1 by s पुट करूंगा, इसको राइट हैंड साइड में लेके आऊंगा, तो s into 1 by s ये हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर ys, तो ys में 1 by s आ जाएगा, ds की जो वैल्यू पुट करेंगे हम ये 1 by s मल्टीप्लाई बाय ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? तो हम डायरेक्टली देखिए s कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली s टेंड्स टू 0 पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो न्यूमरेटर में देखिए s प्रेजेंट है कोएफिशिएंट, तो इस s में जैसे s टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो s की वैल्यू 0 होगी, मतलब न्यूमरेटर में 0 डिवाइड बाय कुछ भी टाइम रहे तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय किसी कांस्टेंट टाइम से अगर हम लिखे, वैसे तो ये सब टर्म 0 हो जाएगी लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई टाइम रह सकती है। ओके, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ओके, न्यूमरेटर में देखिए ये टाइम रहेगी 1 है ना, तो 1 रहेगी, बाकी रिमेनिंग जो भी टाइम्स है वो सब 0 होने वाली है। देन उसके अलावा यहाँ पर कुछ टाइम हो सकती है kc into kp into 1 रहेगी, तो अल्टीमेटली 0 डिवाइड बाय कांस्टेंट हमें 0 मिलने वाला है, मतलब कि अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस इस प्रोसेस के लिए हमें मिल गया 0। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर रेगुलेटरी प्रॉब्लम। रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए अगर मैं ऑफसेट लिखूं तो ऑफसेट होता है सेट पॉइंट चेंज, सेट पॉइंट चेंज माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में। तो अब रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए तो डिस्टरबेंस में चेंज करता है, सेट पॉइंट में चेंज नहीं करता है, तो ये तो 0 आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड, माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 0 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 0 माइनस 0 ऑफसेट हमें क्या मिल गया 0। मतलब पीआई कंट्रोलर के लिए चाहे आप रेगुलेटरी प्रॉब्लम चेक करो या फिर आप चाहे सर्वो प्रॉब्लम चेक करो, दोनों कंडीशन में हमें जो ऑफसेट है वो 0 मिलेगा फॉर पीआई कंट्रोलर। फॉर पीआई कंट्रोलर, अगर पीआई कंट्रोलर आपने अटैच किया है किसी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में, तो उसका देखिए ऑर्डर जो है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो ऑफसेट है वो ऑलवेज आपको 0 मिलने वाला है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ पर एक कैलकुलेट कर लीजिए ना। अब आगे देखिए, आगे कुछ एनालिसिस करेंगे। नोट द इंटीग्रल एक्शन, द इंटीग्रल एक्शन मतलब कि यहाँ पर जो पीआई कंट्रोलर में जो इंटीग्रल एक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। द इंटीग्रल एक्शन इन द पीआई कंट्रोलर हैज एलिमिनेटेड द ऑफसेट, बिकॉज देखिए पीआई कंट्रोलर जब हम पीआई कंट्रोलर के लिए हमने जब एनालिसिस किया तो हमें जो ऑफसेट है वो 0 मिलता है, लेकिन उससे पहले जब हमने ओनली पी कंट्रोलर के लिए चेक किया था तो ऑफसेट ऑलवेज प्रेजेंट रहता था। मतलब कि यहाँ पर जो इंपैक्ट कर रहा है वो कर रहा है आई एक्शन, मींस इंटीग्रल एक्शन जो है इसकी वजह से यहाँ पर पीआई कंट्रोलर में जो ऑफसेट है वो एलिमिनेट होता है। मींस एडवांटेज ऑफ पीआई कंट्रोलर हम बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो गया नो ऑफसेट। अगर आप पीआई कंट्रोलर क्वेश्चन में देखते हो, जैसे आपको लगा एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, ठीक है, उस ब्लॉक डायग्राम में आपको पीआई कंट्रोलर दे दिया, उसका ट्रांसफर फंक्शन दे दिया और उसके लिए आपको ऑफसेट पूछा है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही पीआई कंट्रोलर आपने देखा है आप डायरेक्टली 0 आंसर जो गिवन है उसमें कमेंट कर दीजिए, अगर फिलिंग द ब्लैंक है एमसी, अदरवाइज आपको चूज करना ऑप्शन तो जो 0 ऑप्शन है वो चूज कर लीजिए। क्लियर? ओके, यहाँ पर देखिए ऑफसेट 0 है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है, बट मे बी ऑसिलेटरी। देखिए ऑफसेट 0 हो सकता है लेकिन प्रोसेस आपका ऑसिलेटरी हो सकता है। इसका ऐसा मतलब क्यों लिखा है मैंने, देखिए ऐसा इसलिए लिखा है, देखिए यहाँ पर कुछ ये प्रोसेस है मेरे पास में, आपका ऑफसेट आपका सेट वैल्यू यहाँ पर है t = 0 पे, यहाँ पर हम स्टार्ट हो रहे हैं, ये t वर्सेस कंट्रोलर आउटपुट हम लिख रहे हैं ना। मेरा यहाँ पर लाइक सेट पॉइंट है, तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके से हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कंप्लीटली जो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस सेट पॉइंट है उसको अचीव कर लेता है। तो इस केस में तो मेरा ऑफसेट 0 हो गया, ऑफसेट 0 हो गया। कुछ 0 से, मतलब ये 0 में कंसीडर कर रहा हूं, 0 से कुछ स्टार्ट होके इस तरीके से अचीव करता है, तो उस केस में भी मेरा ऑफसेट 0 होगा। अगर एग्जैक्टली जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अल्टीमेट वैल्यू का रिस्पांस अगर वो सेट पॉइंट वैल्यू के इक्वल हो जाती है तो ऑफसेट 0 हो जाएगा। इसका ऑफसेट 0 होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी नहीं होगा, सिस्टम ऑसिलेटरी हो सकता है, उस कंडीशन में भी आपका ऑफसेट 0 होगा। किस तरीके का, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। सो आप देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर लोड चेंज। फॉर लोड चेंज के लिए इफ केसी इंक्रीजेस, if Kc increases for a fixed value of tau I, improve the response by decreasing the maximum deviation and by making the response less oscillatory। देखिए जब Kc डिक्रीज हो जाता है, जब Kc जब इंक्रीज हो जाता है, प्रोसेस गेन जो सिस्टम का अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो सिस्टम का जो प्रोसेस गेन इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा सिस्टम का जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है, तो सिस्टम जल्दी से हमारा जो अल्टीमेट वैल्यू का रिस्पांस है उसको अचीव कर लेता है। क्लियर है? तो उस कंडीशन में सिस्टम लेस ऑसिलेटरी हो जाएगा। जब लेस ऑसिलेटरी सिस्टम रहेगा तो वो अल्टीमेट वैल्यू का रिस्पांस को जल्दी अचीव कर पाएगा, सेट वैल्यू को जल्दी अचीव वो कर पाएगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है इफ जीटा इज लेस देन 1, इफ जीटा इज लेस देन 1, तो अगर हम जीटा इंक्रीज करें तो मतलब 0 से हम 1 की तरफ भाग रहा है, तो अगर हम जीटा इंक्रीज करें तो जीटा इंक्रीज करने पर विद केसी व्हिच इंडिकेट दैट द रिस्पांस इज लेस ऑसिलेटरी।
क्लियर है? मतलब अल्टीमेटली अगर हम जीटा इंक्रीज करते हैं केसी के साथ में, तो उसके कंडीशन में क्या होगा, जो सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा वो लेस ऑसिलेटरी होगा। हमें पता भी है कि देखिए जीटा इक्वल टू 1 के लिए, मतलब जीटा 0 से 1 की तरफ हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा सिस्टम बेसिकली स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि वो सिस्टम लेस ऑसिलेटरी होगा। जब लेस ऑसिलेटरी होगा तो सिस्टम मोर स्टेबल होगा उस केस में। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ केसी, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ केसी ए डिक्रीज इन टाउ आई, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ केसी ए डिक्रीज इन टाउ आई। ओके, तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पर, देखिए जो पहला पॉइंट मैंने बताया कि केसी इंक्रीज करने पर फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाउ आई, इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, देन यहाँ पर सेकंड कर्व में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, थर्ड कर्व में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए ये कंट्रोलर आउटपुट है, ये कंट्रोलर के साथ में टाइम के साथ इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि केसी की वैल्यू मेरी कुछ 2 है, सेकंड जो कर्व है उसके लिए केसी की वैल्यू कुछ 3.5 है, थर्ड कर्व उसके लिए केसी की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली कुछ 5.5 है। मतलब केसी की वैल्यू में इंक्रीज कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। इफ केसी वैल्यू इंक्रीज फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू टाउ आई, टाउ आई की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं कांस्टेंट है, टाउ आई कुछ भी आप रैंडम कंसीडर कर लीजिए 1 है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इंप्रूव द रेस्पॉन्स बाय डिक्रीजिंग द मैक्सिमम डेविएशन वेरिएबल। ये मैक्सिमम डेविएशन वेरिएबल जो है उसका डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ऑसिलेशन का डिक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब डैम्पिंग है वो इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने के साथ ही देखिए जल्दी से रेस्पॉन्स अल्टीमेट वैल्यू जो सेट पॉइंट है, यहाँ पर सेट पॉइंट है। इस सेट पॉइंट लोड चेंज के लिए आपको पता है सेट पॉइंट यही रहता है। अगर ये रेगुलेटरी प्रॉब्लम होता तो सेट पॉइंट मेरा कुछ यहाँ पर होता। तो ये रेगुलेटरी प्रॉब्लम है, लोड चेंज के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इस केस में देखिए अल्टीमेटली ये जल्दी से अचीव कर लेगा यहाँ पर सेट पॉइंट को, जैसे जैसे केसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑसिलेशन डिक्रीज हो रहा है, द रेस्पॉन्स लेस ऑसिलेटरी, रेस्पॉन्स लेस ऑसिलेटरी होगा तो जल्दी से वो अपने सेट पॉइंट वैल्यू को अचीव कर लेगा ना। अब जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए देखिए यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू भी हमें कांस्टेंट कंसीडर करनी पड़ेगी। कंट्रोलर आउटपुट वर्सेस टाइम में हम यहाँ पर कर्व देख रहे हैं एट t इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम केसी की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे और टाउ आई की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। ओके, a decrease in tau I decreases the maximum deviation and period, decrease the tau I cause the response to become more oscillatory। अगर tau I की वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो मोर ऑसिलेटरी रहता है। देखिए मोर ऑसिलेटरी किस टाइम में मैं बोलता हूँ, केसी तो फिक्स्ड है, केसी की बात नहीं करेंगे, टाउ आई की डिक्रीज वैल्यू हम करेंगे। देखिए पहला कर्व मेरे पास कुछ इस तरीके से है, ये अपनी अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस को अचीव करता है। ये सिस्टम ऑसिलेटरी नहीं है, अगर ऑसिलेटरी होता तो इस तरीके से होता। ओके, नाउ सेकंड कर्व देखिए, इसके मैं टाउ आई की वैल्यू कुछ लिख देता हूं 0.5, तो ये टाउ आई की वैल्यू 0.5 होगी। देन सेकंड कर्व में क्या हो रहा है कि ये वैल्यू कुछ इस तरीके से होके इस तरीके से मेरा कर्व जा रहा है। लेकिन अभी देखिए ये मेरा वैल्यू इंक्रीज हुआ, देन मेरा सेट पॉइंट वैल्यू से भी क्रॉस हो गया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, फिर वापस ये आ गया, फिर अल्टीमेटली ये अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस सेट पॉइंट वैल्यू को ये अचीव करता है। ये मैं लोड चेंज के लिए देख रहा हूं, तो यहां पर ये सेट पॉइंट चेंज नहीं होगा हमारा, लोड चेंज के लिए हम देख रहे हैं। सो यहाँ पर थर्ड कर्व देखिए मैं फिर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ कि इस तरीके से हमारा कर्व रहेगा, लेकिन इसमें देखिए वो ऑसिलेशन पर इंपैक्ट आ गया, ये ऑसिलेट कर रहा है अभी, मतलब कि जैसे जैसे टाउ आई हम डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे ऑसिलेशन हमारा, कुछ भी रैंडम वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ये वैल्यू रहेगी 0.125 लिख देता हूँ। तो टाउ आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, टाउ आई की वैल्यू डिक्रीज होने पर मेरा सिस्टम में बेसिकली ऑसिलेशन आता है, ऑसिलेशन आता है तो मतलब कि सिस्टम लेस स्टेबल रहेगा उस केस में, जब ऑसिलेटरी हो जाएगा सिस्टम। तो ये क्लियर है यहाँ तक, ये तीनों पॉइंट अभी तक। सो हम बोल सकते हैं देखिए अभी तक हमने कंपेयर किया कि फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू, पहले हमने ये देखा फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाउ आई, यहाँ पर टाउ आई जो बेसिकली था वो कांस्टेंट था, तो फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाउ आई केसी इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो ऑसिलेशन वो डिक्रीज हो रहा है। ऑसिलेशन डिक्रीज होने का मतलब होता है कि मेरा सिस्टम जो है बेसिकली वो लेस अनस्टेबल होगा, मतलब स्टेबिलिटी उसमें आने वाली है। देन सेकंड केस में हमने देखा कि जब अगर केसी की वैल्यू कांस्टेंट रखे और टाउ आई की वैल्यू डिक्रीज करे तो उस केस में हमारा ऑसिलेशन इंक्रीज होता है, ऑसिलेशन इंक्रीज होता है तो सिस्टम जो बेसिकली है वो मोर अनस्टेबल होगा, बिकॉज़ ऑसिलेशन वहां पर इंक्रीज हो गया है। नाउ अब देखिए ये तो हो गया पीआई कंट्रोलर के बाद लास्ट में हम इस लेसन में कंप्लीट कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, उसमें हम पीआई कंट्रोलर भी डिस्कस करेंगे, पी कंट्रोलर भी डिस्कस करेंगे, पीडी कंट्रोलर भी डिस्कस करेंगे, पीआईडी कंट्रोलर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बेसिक इनके लिए बेसिक जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पीडी कंट्रोलर किसी भी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ अप्लाई करने पर क्या होने वाला है, उस प्रोसेस पर इफेक्ट क्या, उसका ऑर्डर इंक्रीज होने वाला है, क्या उसमें ऑफसेट पड़ जाएगा। पहले हम यहाँ पर मेजर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है
पीडी कंट्रोलर अटैच, यहाँ पर ये पीडी हो गया, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर हो गया, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर अटैच टू ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए, बिकॉज काफी लेंथी हो जाएगा लास्ट वाला प्रोसेस जो मैंने, अगर मैं बात करूं पीआई कंट्रोलर, तो पीआई कंट्रोलर के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ ही हमने चेक किया है, सेकंड ऑर्डर प्रोसेस के साथ चेक नहीं किया जैसे हमने पी कंट्रोलर के लिए, बिकॉज काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ अटैच करने पे भी ये सेकंड ऑर्डर प्रोसेस बन जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो रहा है। इससे ज्यादा भी कोई भी ऑर्डर का अगर आप प्रोसेस लोगे उसके साथ पीआई कंट्रोलर अगर आप अटैच करोगे तो डेफिनेटली वहां पर सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज होने वाला है, ये चीज कंफर्म है। सेम चीज यहाँ पर हम देखिए पीडी कंट्रोलर की अगर बात करूं तो वहां पे हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए चेक करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए, लेकिन हम सर्वो एंड रेगुलेटरी बहुत प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन लिखा है ये बेसिकली है पीडी कंट्रोलर के लिए। पीडी कंट्रोलर के लिए हम लिखते हैं kc into 1 plus tau d into s। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए मैंने ट्रांसफर फंक्शन लिया है kp upon tau p into s plus 1, और यहाँ पर रैंडम जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए हम रैंडम कोई ट्रांसफर फंक्शन लिख लेंगे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए। तो देखिए सर्वो प्रॉब्लम हम यहाँ पर कर रहे हैं, सर्वो प्रॉब्लम के लिए हम लिखते हैं पहले फॉर सर्वो प्रॉब्लम हम ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे y of s upon y of sp of s equal to kc, पीडी कंट्रोलर की जो ट्रांसफर फंक्शन है kc into 1 plus tau d into s मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन है kp upon tau p into s plus 1। ये हो गया मेरा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, बिकॉज़ यहाँ पर मेजरिंग एलिमेंट है। इस कंप्लीट न्यूमरेटर में जो लिखा है उसको 1 प्लस लिख देंगे, 1 प्लस kc into 1 plus tau d into s into kp upon tau p into s plus 1 मल्टीप्लाई करके इसको 1 से लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा रिसोल्व अभी यहाँ पर देखिए सोल्व कर सकते हैं। y upon ysp इक्वल टू kc into kp into 1 plus tau d into s, इसका एलसीएम लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर में आएगा यहाँ पर tau d प्लस tau d into kc into kp। आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, इसको इस तरीके से मिलेगा आपको, s का जो कोएफिशिएंट रहेगा ये प्लस डिमोनिक टाइम है वो कांस्टेंट रहेगी 1 प्लस kc into kp। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए सिस्टम का ऑर्डर हमने यहाँ पर पीडी कंट्रोलर अटैच किया फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में, यहाँ पर भी मुझे फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस ही मिल रहा है, जो ऑर्डर है बेसिकली सिस्टम का वो चेंज नहीं हुआ है। सेम पी कंट्रोलर की तरह पीडी कंट्रोलर अटैच करने पे भी सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज नहीं होता, ऑर्डर इंक्रीज नहीं होता तो सिस्टम जो बेसिकली वो स्लो नहीं होगा, फास्ट ही रहेगा पीडी कंट्रोलर अटैच करने पे। सो यहाँ पर देखिए इस कंप्लीट इक्वेशन को न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं 1 प्लस kc into kp से, तो ये मिल जाएगा kc into kp 1 प्लस tau d into tau s अपॉन 1 प्लस kc into kp। इसको पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में tau p plus tau d into kc into kp डिवाइड बाय 1 प्लस kc into kp into s हो गया ये प्लस 1। तो अब यहाँ पर हम कमेंट कर सकते हैं कि ये इस ओवरऑल प्रोसेस के लिए सिस्टम के लिए ये यहाँ पर टाउ जो है बेसिकली ये ओवरऑल टाइम कांस्टेंट है इस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ y of s अपॉन y of sp इक्वल टू लिख सकते हैं k days अपॉन ओवरऑल मैंने प्रोसेस के को k days पुट कर दिया एंड टाउ टाइम कांस्टेंट को tau days पुट कर दिया, तो वेयर टाउ k days इक्वल टू kc into kp 1 प्लस tau d into s अपॉन 1 प्लस kc into kp। सिमिलरली हम देख सकते हैं tau days is equal to tau p plus tau d into kc into kp upon 1 plus kc into kp। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ से हमने कमेंट किया कि सिस्टम का जो ऑर्डर है बेसिकली वो इंक्रीज नहीं हुआ है। पहला पॉइंट हो गया हमारा ऑर्डर इज सेम। अगर हम पीडी कंट्रोलर अटैच करें फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में तो ऑर्डर सेम रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर जैसे इस प्रोसेस के लिए था। Now हम चेक करना चाहते हैं for ysp इक्वल टू 1/s, मतलब यूनिट स्टेप इनपुट में अगर हम यूनिट स्टेप चेंज प्रोवाइड करें तो सर्वो प्रॉब्लम के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पर अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस, बिकॉज़ हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली ऑफसेट। तो ऑफसेट होता है मेरा मैग्नीट्यूड सेट पॉइंट मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस। अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? देखिए अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस अगर प्रीवियस इक्वेशन आप देखो तो इससे आप सोल्व कर सकते हो, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। अल्टीमेटली देखिए हम यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे सेट पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा सॉरी अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस। अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस में t टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करना है हमें, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है फाइनल वैल्यू थ्योरम की हेल्प से ये। सो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 अप्लाई करना है s into y of s। तो s into y of s क्या हो जाएगा मेरा, सेट पॉइंट चेंज में कंसीडर कर रहा हूं इनपुट में, तो y of s भी 1/s मैंने पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट इक्वेशन k days अपॉन tau days into s plus 1। यहां पर ये k days हमारे पास में ये tau days है। तो अब देखिए
यहाँ पर ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, एच एन तो जीरो पुट करते हैं, तो न्यूमरेटर हम देखिए ये टर्म जीरो हो गई। न्यूमरेटर में कुछ इस तरीके से बचेगा यहाँ पर के सी इंटू के पी अपॉन 1 प्लस के सी इंटू के पी। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो टाउ डेस इंटू एस, एस में अगर हम जीरो पुट कर दे तो ये तो जीरो बन गया, प्लस 1 टाइम है, तो हमें यहाँ से अल्टीमेट वैल्यू का रिस्पांस क्या मिल रहा है, Kc इंटू के पी अपॉन 1 प्लस के सी इंटू के पी। तो अब यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा ऑफसेट 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू का रिस्पांस जो कि Kc इंटू के पी अपॉन 1 प्लस के सी इंटू के पी है। तो यहाँ पर ऑफसेट अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे मिल जाएगा ऑफसेट 1 अपॉन 1 प्लस के सी इंटू के पी, जो कि हमें सेम मिला था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए। ये ऑफसेट जो बेसिकली है, ऑफसेट मतलब कि हम बोल सकते हैं पीडी कंट्रोलर अगर हम किसी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस सेकंड ऑर्डर प्रोसेस के साथ अगर हम अटैक करें तो उस केस में सिस्टम का ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन जो ऑफसेट है वो ऑलवेज वो भी प्रेजेंट रहेगा ऑलवेज। ऑफसेट जैसे पीआई कंट्रोलर के लिए 0 मिल रहा था वैसा नहीं होगा, पीडी कंट्रोलर अटैच करने पे भी ऑफसेट सिस्टम में प्रेजेंट रहने वाला है। ये हमने किसके लिए सोल्व किया है, फॉर सर्वो प्रॉब्लम। तो अगर सर्वो प्रॉब्लम में ऐसा मिल रहा है तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम में भी डेफिनेटली आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? तो ऑफसेट डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, सेकंड केस हम बोल सकते हैं इसको फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम। देखिए ऑफसेट हो जाएगा अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस, सॉरी सेट पॉइंट वैल्यू माइनस अल्टीमेट वैल्यू। तो ऑफ रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए तो सेट पॉइंट जो होता है y एक्सिस 0 होता है, तो 0 माइनस अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस, अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलने वाला है सेम 1 अपॉन 1 प्लस kc इनटू kp। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो इस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस 1 प्लस kc इनटू kp मिलेगा, जो हमें मिला था ऑलरेडी रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए पी कंट्रोलर जब हमने फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में अटैच किया तो भी हमें यहाँ पर ये ऑफसेट मिला था। मतलब ऑफसेट 0 नहीं हो सकता है पीडी कंट्रोलर का यूज करके। दिस डेरिवेटिव एक्शन इन द पीडी कंट्रोलर डज नॉट एलिमिनेट द ऑफसेट। ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, यहाँ पर लिख सकता हूं मैं नॉट द डेरिवेटिव एक्शन in the PD controller does not eliminate the offset। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने लिख दिया, does not eliminate the offset। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर पी कंट्रोलर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर प्रोसेस के लिए, देन उसके बाद में हमने पीआई कंट्रोलर डिस्कस किया, देन उसके बाद में हमने पीडी कंट्रोलर डिस्कस किया। नाउ अब हमारे तो पीआईडी लेफ्ट है। पीआईडी से पहले एक और कंट्रोलर में डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पर, पी कंट्रोलर ऑफ सिस्टम विद मेजरमेंट लेग। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में चेक नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं चेक कर रहा हूँ मेजरमेंट लेग के साथ में। पी कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम विद मेजरमेंट लेग। तो इससे देखिए हमारे सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नाउ वी कंसीडर द कंट्रोल सिस्टम विद फर्स्ट ऑर्डर मेजरिंग एलिमेंट हैविंग ए ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो मेजरिंग एलिमेंट है बेसिकली वो फर्स्ट ऑर्डर मेजरिंग एलिमेंट है। फर्स्ट ऑर्डर मेजरिंग एलिमेंट कुछ भी एक रैंडम फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में कंसीडर कर लेता हूँ मेजरिंग एलिमेंट के लिए। जैसे मैं बोला था कोई भी खुद फाइनल कंट्रोल वोल एलिमेंट होगा या फिर मेजरिंग एलिमेंट होगा, उसका खुद का इससे भी एक ट्रांसफर फंक्शन होगा। उसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मेजरमेंट लेग के लिए फर्स्ट ऑर्डर मेजरिंग एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया, उसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा 1 अपॉन टाउ m इनटू s प्लस 1। ओके, सो हम बोल सकते हैं प्रीवियस एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने क्या किया था, ये क्या है बेसिकली डिफरेंस जो मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखिए फर्स्ट ऑर्डर मेजरिंग एलिमेंट अभी तक हमने, अगर लास्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, लास्ट एग्जांपल मतलब जब पी कंट्रोलर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में, तो वहां पर हमने जीएम मेजरिंग एलिमेंट को क्या पुट किया था, 1 पुट किया था यूनिटी। मैंने बोला था कि हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। लेकिन अगर मेजरिंग एलिमेंट आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस का, तो उस केस में देखिए यहाँ पर जो एनालिसिस है वो हमारा चेंज हो जाएंगे पी कंट्रोलर के लिए। तो इसे मैंने यहाँ पर gm इक्वल टू 1 को कैंसिल कर दिया है, हमने gm इक्वल टू लिखा है 1 अपॉन टाउ m इनटू s प्लस 1, जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है हमारे यहाँ पर है। ना अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम। देखिए सेट पॉइंट y एस पी ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा इनटू kc, यहाँ पर पी कंट्रोलर है। पी कंट्रोलर के बाद में यहाँ पर देखिए डेविएशन ये डिस्टरबेंस के लिए लिख सकते हैं डी ऑफ एस इक्वल टू 1 अपॉन टाउ इनटू s प्लस 1, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस हो गया, इक्वल टू y अपॉन यहाँ पर मेजरिंग एलिमेंट को इनपुट कर रहा हूँ 1 अपॉन टाउ m इनटू s प्लस 1
लास्ट जब हमने डेरिवेशन किया था पी कंट्रोलर के लिए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में, तो इस वैल्यू को हमने लिखा था gm इक्वल टू 1। तो अभी हमने gm इक्वल टू 1 यहाँ पर यूज ना करके एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस हमने कंसीडर किया मेजरिंग एलिमेंट में। नाउ अब हम इसके लिए लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर सर्वो प्रॉब्लम के लिए बात कर रहा हूँ, पहले सर्वो प्रॉब्लम के लिए हम लिख रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा y अपॉन ysp इक्वल टू kc इंटू 1 अपॉन टाउ इंटू s प्लस 1, डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस kc इंटू 1 अपॉन टाउ इंटू s प्लस 1 इंटू जो मेजरिंग एलिमेंट के लिए टाइम है वो भी यहाँ पर आएगी ट्रांसफर फंक्शन 1 अपॉन टाउ m इंटू s प्लस 1, 1 अपॉन टाउ m इंटू s प्लस 1। तो ये हो जाएगा kc, देखिए इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, kc इंटू ये वाला टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा टाउ m इंटू s प्लस 1 एलसीएम लेने पर, देन रिमेनिंग टर्म यहाँ पर रहेगी टाउ इंटू s प्लस 1, टाउ इंटू s प्लस 1, टाउ m इंटू s प्लस 1 प्लस kc। क्लियर है? ये ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिल गया, इसको मैं वापस लिख रहा हूं यहाँ पर y अपॉन ysp। यहाँ पर देखिए आप ऐसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। सो y अपॉन y ऑफ sp इक्वल टू kc इनटू टाउ m इनटू s प्लस 1 अपॉन टाउ इनटू टाउ m। उसको मैंने सोल्व कर लिया है तो ये मुझे मिल गया टाउ इनटू टाउ m इनटू s स्क्वायर प्लस टाउ m इनटू s प्लस 1 प्लस kc। तो अब यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन को मैं 1 प्लस kc से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा kc इनटू टाउ m इनटू s प्लस 1 अपॉन 1 प्लस kc, न्यूमरेटर में देखिए आएगा टाउ इनटू टाउ m अपॉन 1 प्लस kc इनटू s स्क्वायर प्लस टाउ m अपॉन 1 प्लस kc इनटू s प्लस 1 ये रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं कमेंट कर सकता हूँ कि ओवरऑल जो गेन है वो हो जाएगा k dash इक्वल टू kc इनटू टाउ m इनटू s प्लस 1 अपॉन 1 प्लस kc। देन उसके अलावा टाउ डेस अगर मैं लिखूं तो मुझे मिल जाएगा टाउ इनटू टाउ m का स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस kc। देन अगर 2 डेस जीटा स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन से जो हमारे पास में प्रोसेस है उसको। सो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2 इनटू जीटा डेस इनटू टाउ डेस इक्वल टू टाउ प्लस टाउ m अपॉन 1 प्लस kc। तो यहाँ से जब आप जीटा डेस कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा टाउ प्लस टाउ m अपॉन 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टाउ इनटू टाउ m इनटू 1 अपॉन 1 प्लस kc। ये कहां से देखिए, इसमें जो टाउ डेस की वैल्यू है यहाँ से मैंने पुट की, तो उससे हमें ये मिल जाएगा जीटा के लिए रिलेशन। तो अब अगर हम ऑफसेट लिखे तो ऑफसेट मेरा हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर में जो टर्म है, देखिए डिनोमिनेटर में तो हम ऑफसेट कैसे लिखते हैं, सर्वो प्रॉब्लम में लिख रहा हूं तो सर्वो प्रॉब्लम के लिए लिखते हैं स्टेप इनपुट हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, y ऑफ sp को हम कंसीडर कर रहे हैं 1 by s मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो 1 माइनस सेट पॉइंट माइनस अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस, अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करते हैं t टेंड्स टू इंफिनिटी जो कि कन्वर्ट हो जाता है s टेंड्स टू 0, तो s टेंड्स टू 0 डायरेक्टली इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए, वो होता है s into y of s। तो s into y of s जब पुट करेंगे तो ysp वाला जो डिनोमिनेटर में s है उससे एक s कैंसिल हो जाएगा। इस कंप्लीट इक्वेशन में अगर मैं s टेंड्स टू 0 पुट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस। ये हो गया 0 बिकॉज़ यहां पर s है, ये टर्म भी 0 होगी, न्यूमरेटर में जो टर्म रहेगी वही टर्म यहां पर रहेगा अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस जो कि यहां पर k dash है। तो ये हो गया 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस जो कि k dash है, kc into tau m into s plus 1 upon 1 plus kc। ओके, तो ये रिलेशन मिल गया मुझे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम टाउ m न्यूमरेटर में अगर टाउ m की वैल्यू में इंक्रीज करूं, टाउ m की अगर मैं वैल्यू इंक्रीज करूं तो उस केस में क्या होगा मेरा, ओके मैं कंसीडर कर रहा हूं 4 टाउ m इक्वल टू 1, टाउ m मैं कंसीडर कर लिया 1 है, तो ये हो गया kc into s plus 1। तो उस केस में देखिए जो ऑफसेट है बेसिकली वो डिक्रीज होगा किस कंडीशन में, अगर मैं kc की वैल्यू इंक्रीज करूं तो for tau m equal to 1 ऑफसेट डिक्रीज होगा अगर हम kc की वैल्यू इंक्रीज करें तो। ये तो अभी तक हमने पी कंट्रोलर में भी यही पढ़ा था, बिकॉज़ वहां पर ऑफसेट हमें मिला था 1/1 प्लस kc इनटू kp, तो वहां पर kc की वैल्यू इंक्रीज करने पर हमारा अल्टीमेटली ऑफसेट डिक्रीज हो रहा था। वो रिलेशन आप यहां पे बोल सकते हो, एग्जैक्टली हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, लेकिन kc की वैल्यू इंक्रीज करने पर ऑफसेट डिक्रीज होने वाला है। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट देखिए कुछ एनालिसिस यहां पर अभी नॉट aiding the first order process, aiding the first order not process, aiding the first order measuring। यहाँ पर देखिए
हमने कंसीडर किया था फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के साथ जब मैंने मेजरिंग एलिमेंट को देखिए फर्स्ट ऑर्डर का रखा, तो इसका जो ऑर्डर है बेसिकली हमने तो पी कंट्रोल का अरेंज किया था, बस मेजरिंग एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर का था, तो इस केस में हमारा जो सिस्टम का ऑर्डर वो इंक्रीज हो गया, सेकंड ऑर्डर आ गया, बिकॉज़ मेजरिंग एलिमेंट को हमने कंसीडर किया उसका ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर का। सो एडिंग द फर्स्ट ऑर्डर मेजरिंग लेग टू द कंट्रोल सिस्टम प्रोड्यूसेस सेकंड ऑर्डर सिस्टम। मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर मेजरिंग लेग को अटैच करें हम किसी कंट्रोल सिस्टम के साथ में, तो उसका ऑर्डर जो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने अटैच किया फर्स्ट ऑर्डर मेजरिंग लेग, तो बेसिकली जो कंट्रोल सिस्टम का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर सिस्टम इवन फॉर पी कंट्रोलर। पी कंट्रोलर के लिए जो खुद इटसेल्फ जीरो ऑर्डर का कंट्रोलर है, उस केस में भी यहाँ पर मेजरिंग एलिमेंट हमने फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया, इसलिए ओवरऑल में सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन मिला, मतलब कि ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। दिस मींस देयर विल बी एन ऑसिलेटरी रिस्पांस। जब ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम हमारा स्लो हो रहा है, ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, सिस्टम जो है बेसिकली वो स्लो हो रहा है, मींस की सिस्टम जो बेसिकली वो ऑसिलेटरी जो रिस्पांस है, दिस मींस देयर विल बी एन ऑसिलेटरी रिस्पांस फॉर एन एडजस्टेबल पैरामीटर टाउ एम एंड केसी। ओके, सो मतलब ऑसिलेटरी हो सकता है सिस्टम, तो ऑसिलेटरी होने के केस में सिस्टम के चांसेस होते हैं कि वो सिस्टम अनस्टेबल हो, उसका जो ऑर्डर है बेसिकली वो ज्यादा मिले हमें। फॉर टाउ इक्वल टू 1 इन जनरल द रिस्पांस बिकम मोर ऑसिलेटरी। In general, the response become more oscillatory or less stable at the Kc or tau m increases. So Kc increase करने पर सिस्टम जो है वो more oscillatory होता है और less stable होता है। तो ये हो गया हमारा पी कंट्रोलर जो है बेसिकली मेजरिंग फर्स्ट ऑर्डर मेजरिंग एलिमेंट के साथ में, मेजरमेंट लेग के साथ में इसे बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ओके टाउ m देख लिए, Kc is increase the output become एक्सेसिव एंड द रिस्पांस बिकम मोर ऑसिलेटरी। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि केसी जब इंक्रीज होता है तो आउटपुट बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब मोर ऑसिलेटरी हुआ सिस्टम, तो उस केस में हमारा बेसिकली सिस्टम जो है वो स्टेबल होने में टाइम लेगा, मतलब ऑसिलेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑसिलेशन इंक्रीज होगा तो उसका जो ओवरशूट है बेसिकली, ओवरशूट क्या होता है मतलब जितना एक्सीड करता है ये अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस को डिवाइड बाय अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस, ए बाय बी हमारा ओवरशूट होता है। तो ये हमें तब ज्यादा मिलेगा जब सिस्टम मोर ऑसिलेटरी मिलेगा। तो इफ केसी कांस्टेंट, अगर केसी कांस्टेंट है तो उस केस में द रिस्पांस मोर ऑसिलेटरी एज टाउ एम इज इंक्रीज। अगर केसी कांस्टेंट है तो उस केस में अगर हम सिस्टम का टाउ एम इंक्रीज करें, टाउ एम बेसिकली क्या है, मेजरमेंट लेग। जो मेजरमेंट लेग आप जितना इंक्रीज करोगे सिस्टम उतना ही ज्यादा ऑसिलेटरी होगा, ये तो सिंपल सा पॉइंट है ना। अब नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ पर अभी हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट कंट्रोलर, जिसमें मैं अभी लिख रहा हूँ देखिए क्लोज टू रिस्पांस फॉर PI एंड फॉर PD कंट्रोलर। नाउ अब देखिए सबसे पहले मैंने P कंट्रोलर पढ़ा है, तो P कंट्रोलर हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में अगर P कंट्रोलर अटैच करते हैं तो उस केस में सिस्टम का जो ऑर्डर वो क्या होता है, सेम रहता है। ऑर्डर ऑफ सिस्टम इज सेम, सिस्टम का ऑर्डर सेम रहता है। सिस्टम जो बेसिकली वो उसका जो रिस्पांस है वो बेसिकली फास्ट रहता है अगर टाउ की वैल्यू हम डिक्रीज करें। नाउ ऑफसेट हमें मिला था इस केस में सर्वो प्रॉब्लम के लिए मिला था 1/1 प्लस Kc into Kp एंड रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए मिला था -1/1 प्लस Kc into Kp। जहां से हमें देख के पता लगा कि अगर हम Kc की वैल्यू इंक्रीज करें तो उस केस में जो ऑफसेट है बेसिकली वो डिक्रीज होगा फॉर P कंट्रोलर विद फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। नाउ सेकंड देखिए PI कंट्रोलर में देखा कि सिस्टम का जो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में अगर इसको अटैच करें तो उस केस में सिस्टम का जो ऑर्डर वो इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में PI कंट्रोलर अटैच करने पे हमें सेकंड ऑर्डर मिलता है। सेकंड ऑर्डर मिल रहा है, सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, मतलब कि स्लो रिस्पांस होगा। ऑफसेट जो है ये 0 होता है PI कंट्रोलर के लिए, ये चीज हमें पता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑफसेट यहाँ पर सर्वो प्रॉब्लम के लिए भी और रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए भी, दोनों कंडीशन में ऑफसेट यहाँ पर जो है 0 होता है अगर हम PI कंट्रोलर यूज करते हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ यूज करें चाहे वो सेकंड ऑर्डर प्रोसेस के साथ यूज करें। नाउ नेक्स्ट PD कंट्रोलर के फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में अटैच करते हैं तो हमने देखा कि ऑर्डर जो सिस्टम का जो ऑर्डर वो सेम रहता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता है। सिमिलरली PI कंट्रोलर की तरह ऑर्डर सेम रहता है। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस अप्लाई किया तो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस ही हमें रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन में मिलेगा। देन जब ऑर्डर इंक्रीज नहीं हो रहा तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम हमारा जो है बेसिकली उसका रिस्पांस फास्ट रहेगा, फास्ट रिस्पांस। ऑफसेट हमें सेम P कंट्रोलर की तरह मिला 1/1 प्लस Kc into Kp एंड ये हो गया सर्वो प्रॉब्लम के लिए, और रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए मिला -1 प्लस Kc into Kp। अब क्लियर है यहाँ पर? तो ये हो गए सिंपल सा एनालिसिस। नाउ अब देखिए इन कंक्लूजन पार्ट, तो ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कंक्लूजन पार्ट। ओके, फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू वन मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में, वो क्वेश्चन देखिए इस तरीके के कंक्लूजन पोर्शन से काफी रहते हैं। पहला देखिए हमने अभी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पढ़ा,
प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज ऑफ जीरो ऑर्डर, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का खुद का कोई ऑर्डर नहीं होता है, हमने देखा उसका ट्रांसफर फंक्शन अगर प्रोसेस के लिए लिखे हम, सो कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा केसी अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है तो इसका खुद का ऑर्डर जीरो ऑर्डर है। सो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज ऑफ जीरो ऑर्डर, हेंस ऑर्डर ऑफ द सिस्टम एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम आफ्टर अप्लाइंग द पी कंट्रोलर। सो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस अगर हम किसी भी ऑर्डर के साथ, नॉट फर्स्ट ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के साथ में अगर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज करें तो सिस्टम का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, बिकॉज प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जीरो ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट देखिए, ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मेक्स द क्लोज्ड लूप रेस्पॉन्स फास्टर, बिकॉज ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज देखिए टाउ पी डिवाइड बाय कुछ पॉजिटिव टर्म यहां पर है, टाउ पी डिवाइड बाय 1 प्लस केसी इनटू केपी, ओवरऑल जो गेन है ये ओवरऑल नॉट गेन, ओवरऑल जो टाइम कांस्टेंट है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि रिस्पांस जो फास्ट होगा, इससे हम कमेंट कर सकते हैं पी कंट्रोलर अगर हम किसी प्रोसेस के साथ अटैच करें तो उस केस में उसका रिस्पांस फास्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ पी कंट्रोलर देयर इज ऑलवेज स्टेडी स्टेट एरर, ऑफसेट जो बेसिकली है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, पी कंट्रोलर के लिए ऑफसेट जो है वो जीरो अचीव नहीं कर पाता है पी कंट्रोलर, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, इस कंट्रोलर गेन इंक्रीजेस, इस कंट्रोलर गेन इंक्रीजेस, कैसे इंक्रीज करते हैं तो ऑफसेट डिक्रीज होता है पी कंट्रोलर के लिए, ये चीज पता है बिकॉज़ हमने देखा कि ऑफसेट जो था वो सर्वो प्रॉब्लम के लिए मिला था हमें 1/1 प्लस केसी इनटू केपी एंड रेगुलेटरी प्रॉब्लम के लिए मिला था -1 प्लस केसी इनटू केपी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, as P controller gain increases, as P controller gain increases, sensitivity of the controller increases। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ऑन ऑफ कंट्रोलर हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर पी कंट्रोलर की हम सेंसिटिविटी इंक्रीज करें तो उसके केसी इंक्रीज करें, तो केसी इंक्रीज करने पर ये देखिए मैंने लिखा कंट्रोलर गेन कैसे होता है, अगर केसी गेन इंक्रीज करे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ केसी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उस केस में पी कंट्रोलर बेसिकली ऑन ऑफ कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है, उसमें दो ही कंडीशन होती है, या तो ऑन ऑफ या फिर ऑफ, मतलब कि या तो फुली ओपन या फिर फुली क्लोज। सिस्टम में आप एरर अगर इनपुट एरर थोड़ा सा भी प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट में आपको अगर ऑन कंडीशन में था तो ऑफ हो जाएगा, थोड़ा सा भी आपने डिस्टर्ब किया मतलब सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है इस केस में कंट्रोलर की। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैंने डबल स्टार ड्रॉ किया है, इफ देयर इज अ प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस। अब प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस किसे बोलते हैं, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है kp upon s। सो इफ देयर इज अ प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस देन इन केस ऑफ द पी कंट्रोलर देयर विल बी नो ऑफसेट। अगर हम प्रोसेस के प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस अगर हम यूज करें देन इन केस ऑफ पी कंट्रोलर देयर विल बी नो ऑफसेट। जो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के प्लेस में मैं यहाँ पर प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस यूज करूं तो उस केस में पी कंट्रोलर, देखिए पी कंट्रोलर में यूज किया तो उसका तो जीरो ऑर्डर होता है ना, तो लेकिन यहाँ पर जो प्योर कैपेसिटिव प्रोसेस है उसकी वजह से इस सिस्टम का जो ऑफसेट है वो जीरो मिलने वाला है मुझे, ये मेरा इंपॉर्टेंट केस है ना, इसमें मुझे ऑफसेट जो है वो जीरो मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पी कंट्रोलर के लिए कुछ हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। पी कंट्रोलर के लिए हम बोल सकते हैं कि केसी इंक्रीज करने पर ऑफसेट डिक्रीज होता है, ये हमने देखा बिकॉज हमने डिराइव किया था कि ऑफसेट जब कैलकुलेट किया पी कंट्रोलर के लिए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ जब हमने इसको अटैच किया था, फर्स्ट ऑर्डर के साथ में भी और सेकंड ऑर्डर के साथ में, दोनों केस में हमें सेम रिजल्ट मिल रहे थे प्रोसेस गेन के लिए। तो हमें मिला सर्वो के लिए मिला 1/1 प्लस केसी इनटू केपी एंड रेगुलेटरी के लिए मिला -1 प्लस केसी इनटू केपी। ना ग्राफ की फॉर्म आप देख सकते हो, देखिए लोड चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो लोड चेंज में देखिए ये जो सेट पॉइंट है बेसिकली सेट पॉइंट मेरा चेंज ही होता है। तो अगर सिंपल प्रोसेस है बिना कंट्रोलर के लिए तो मेरे को कुछ इस तरीके से प्रोसेस मिलेगा और ये जो डिफरेंस होगा बेसिकली मेरा ऑफसेट रहेगा। ओके, जैसे मैं पी कंट्रोलर यूज करता हूं, अगर मैं कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ केसी जो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर जो गेन है बेसिकली प्रोसेस गेन जो है पी कंट्रोलर के लिए, सो अगर मैं पी कंट्रोलर यूज करता हूँ तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, सिस्टम थोड़ा सा फास्ट हो गया तो यहाँ पर मुझे कुछ टर्म मिला, इसका जो ऑफसेट है वो डिक्रीज हो गया। केसी में थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ तो सिस्टम का जो ऑफसेट है वो डिक्रीज यहाँ से नहीं होगा, एग्जैक्टली ये सेट पॉइंट से होगा, है ना, तो मेरा ऑफसेट डिक्रीज हो जाएगा ना। अब देखिए केसी की वैल्यू हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, केसी की वैल्यू इससे थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया तो हमें क्या मिला, एक इस तरीके का कर्व मिला है ये वाला कि ये फिक्स एम्पलीट्यूड से ये मूव कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब फिक्स एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर इतना ही रहने वाला है ना, मतलब ऑफसेट जो है इसका फिक्स रहेगा। अभी इस सिस्टम को बोल सकते हैं स्टेबल सिस्टम ना। इसके आगे अगर हम फिर केसी की वैल्यू इंक्रीज करते तो उस केस में क्या होगा, देखिए ऑफसेट जो है जो यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज करके ड्रॉ करता हूं, देखिए सिस्टम के लिए अगर हमने क्या किया है केसी की वैल्यू और इंक्रीज कर दिया तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका नेचर मिलेगा, ऑसिलेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा,
ऑसिलेशन जो है बेसिकली वो इंक्रीज होता जाएगा कंटिन्यूअसली, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली आप फिर से केसी की वैल्यू बढ़ाओगे तो उस केस में भी आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने फिर केसी 5 लिखा है, तो जो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, फिर वो बेसिकली क्या है, इंक्रीज होता जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा। तो उस केस में वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। फिर तो हमने इसका मतलब, मैं यहाँ बोलने का मतलब यही है कि जो केसी की वैल्यू है एक लिमिट तक हम इंक्रीज कर सकते हैं सिस्टम के लिए, एक लिमिट तक हम इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रैंडमली कुछ भी लिख लिया, मतलब केसी इज लेस देन केसी1 इज लेस देन केसी2 लेस देन केसी3। देन उसके बाद में केसी4 मेरा एक ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पर रेस्पॉन्स जो है बेसिकली वो ऑसिलेट कर रहा है विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ये कितनी वैल्यू आपकी एग्जैक्टली बस वो वैल्यू बताने चाह रहा हूँ मैं, जहाँ पर आपका सिस्टम ऑसिलेट करने लग जाए विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। देन उसके बाद में अगर आपने केसी की वैल्यू इंक्रीज की तो बेसिकली सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल रेस्पॉन्स ऑसिलेट विद कंटीन्यूअस इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड है बेसिकली वो कंटीन्यूअसली इंक्रीज करते जाएगा अगर केसी की वैल्यू आपने बहुत ज्यादा आपने इंक्रीज कर दिए तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरा, पॉइंट नंबर 8, द इंटीग्रल फंक्शन वुड बिकम इफेक्टिव। अब देखिए इंटीग्रल फंक्शन का यूजफुल होता है, वो चीज मैंने लिखा है यहाँ पर, द इंटीग्रल फंक्शन वुड only become effective when the error of reasonable magnitude, मतलब जो एरर होता है उसका अगर मैग्नीट्यूड अगर रीजनेबल है तो उस केस में इंटीग्रल फंक्शन का बेनिफिट है। ओके, मैग्नीट्यूड फॉर रीजनेबल मैग्नीट्यूड रिमेन फॉर सम टाइम, वो कुछ टाइम तक एग्जिस्ट भी करे, ऐसा नहीं है जस्ट आपको एक बार एरर मिला और वो मतलब सडनली वो करेक्ट हो जाता है प्रोसेस, तो उस केस में आपका इंटीग्रल फंक्शन आपको रिजल्ट नहीं देगा। While the proportional function, अब अगर इसको कंपेयर करें हम पी कंट्रोल के लिए, तो proportional control function क्या करता है, while the proportional function will immediately take action as soon as the error is detected। अगर proportional controller आपने यूज किया तो जैसे ही उसको एरर मिलेगा वो वेट नहीं करेगा कि एक रीजनेबल मैग्नीट्यूड का वो एरर हो, जैसे ही उसको थोड़ा सा एरर मिलेगा वो कंट्रोलर बेसिकली एक्शन लेगा as soon as the error is detected। So इंटीग्रल एक्शन यहाँ पे हमने लिखा है कि इंटीग्रल एक्शन हैज जीरो स्टेडी स्टेट, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफसेट अगर जो ऑफसेट होता है अगर हम आई कंट्रोलर यूज करते हैं तो जीरो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 9, द डेरिवेटिव। ये डी कंट्रोलर की बात है, ये आई कंट्रोलर की थी। सो डी कंट्रोलर के लिए अगर हम देखें द डेरिवेटिव एक्शन, अगर हमने पीडी लिखा है पीआईडी लिखा है, डी वहां पर पढ़ जाएंगे। सो डेरिवेटिव जो एक्शन है बेसिकली द डेरिवेटिव एक्शन इज नो अफेक्ट ऑन वेरी स्लोली चेंजिंग एरर सिग्नल। अगर आपका जो एरर सिग्नल है वो बहुत स्लोली चेंज हो रहा है ना, तो उस केस में आपका डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है बेसिकली आपको रिजल्ट नहीं देगा। सो no effective, okay, has no effective on very slowly changing error signal when the error becomes steady at constant। या तो आपका जो एरर बेसिकली वो कांस्टेंट है या फिर वो बहुत स्लोली चेंजेस हो रहा है, तो उस केस में आपका डेरिवेटिव एक्शन हमें रिजल्ट नहीं देगा। नाउ पॉइंट नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट है, फॉर एरर सिग्नल का टाइप में बता रहा हूँ, फॉर एरर सिग्नल विच इज चेंजिंग एट वेरी फास्ट रेट। तो सिमिलरली जैसे हमने बोला कि वेरी स्लो के लिए भी ये रिजल्ट नहीं देता, उसी तरीके से डेरिवेटिव एक्शन जो अगर बहुत फास्ट चेंज हो रहा है हमारा यहाँ पर एरर सिग्नल में, तो उस केस में हमारा जो अगर डेरिवेटिव एक्शन है वो बहुत हाई हमें रिजल्ट देगा आउटपुट में। मतलब थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस अगर इनपुट में होगा तो उस केस में वो जो सिस्टम अगर बहुत फास्ट है तो उस केस में आउटपुट में हमें बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। मतलब तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, देखिए इसका मतलब क्या है मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। दिस काइंड ऑफ सिग्नल आर नोन एज द नॉइजी सिग्नल, मतलब जिनका एरर सिग्नल जो बेसिकली वो चेंज बहुत फास्ट रेट से होता है, तो उस टाइप के सिग्नल को हम नॉइजी सिग्नल बोलते हैं। लेकिन नॉइजी सिग्नल क्यों बोलते हैं, द डेरिवेटिव एक्शन विल बी वेरी लार्ज, द डेरिवेटिव अगर डेरिवेटिव एक्शन हम यूज करें तो उस केस में उसका जो एक्शन होगा वो बहुत लार्ज हमें मिलेगा, इवन फॉर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अगर आपका एरर सिग्नल बहुत तेजी से चेंज हो रहा है तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के लिए भी डेरिवेटिव एक्शन के लिए हमें बहुत लार्ज चेंज मिलेगा आउटपुट में। So we will not use the derivative action in case of the noisy signal। मींस आप ये चीज याद रख लीजिए कि जो डी टाइप का कंट्रोलर है वो हम यूज नहीं करते हैं बहुत अगर फास्ट रेस्पॉन्स हो, इसलिए हम यूज उसको करते हैं अगर कोई रेस्पॉन्स है वो स्लो प्रोसेस है। मतलब स्लो का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही स्लो है, लाइक ये जो वेरी स्लो लिखा है ना इसका मीनिंग तो हो गया कि वो चेंज ही नहीं हो रहा है, एरर बिकम स्टेडी एट अ कांस्टेंट वैल्यू, ऑलमोस्ट कांस्टेंट एरर है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर नॉर्मली कोई सिग्नल अगर वो फास्ट नहीं है तो उसकी दूसरी कैटेगरी होगी स्लो, है ना, तो उस कैटेगरी के लिए हम यूज करते हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर। लेकिन अगर आपका एरर सिग्नल बहुत फास्ट है तो उस केस में हम यूज नहीं कर सकते हैं डी एक्शन। तो डी एक्शन ये चीज आप स्टेटमेंट बना लीजिए कि नॉइसी सिग्नल के लिए डी एक्शन हम कभी यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए फ्लो कंट्रोलर का मैंने एक एग्जांपल लिया, फ्लो कंट्रोलर फ्लो मेजर करना है जैसे। सो बेसिकली अगर फ्लो कंट्रोलर की एक्चुअली में बात करूं तो बेसिकली ये क्या फास्ट रेस्पॉन्स है, फ्लो में जो चेंज है वो
बहुत फास्ट होता है, तो इसके लिए हम देखिए डी कंट्रोलर तो हम यूज नहीं करने वाले हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे पीआई कंट्रोलर। पीआई कंट्रोलर यूज करता हूं, ऐसा एक मतलब थंब रूल आप देख सकते हो कि फास्ट रेस्पॉन्स के लिए हम स्लो कंट्रोलर यूज करते हैं और स्लो रेस्पॉन्स के लिए हम फास्ट कंट्रोलर यूज करते हैं जिससे डी कंट्रोल पीडी कंट्रोलर आपका फास्ट रेस्पॉन्स हो गया, उसके अलावा पीआईडी कंट्रोलर आपका फास्ट हो गया, पीआई आपका बेसिकली वो यहाँ पर स्लो रहेगा। पीआईडी होगा, पीआई में तो आई रहेगा, पीआईडी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पीआई और पीडी को कंपेयर करें या फिर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, तो उस केस में पीआई स्लो रहेगा बिकॉज़ ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन पीडी कंट्रोलर में ऑर्डर सेम रहता है तो वो फास्ट रेस्पॉन्स रहता है। तो नॉट यूज द डी एक्शन और पीआईडी, देखिए पीआईडी भी यूज नहीं करेंगे बिकॉज़ वहां पे भी डी एक्शन प्रेजेंट रहेगा, जहां पर डी एक्शन प्रेजेंट रहेगा उसको नॉइसी सिग्नल के लिए चेंज नहीं करेंगे, जहां पर एरर में बहुत तेजी से चेंजेस होता है। सो नॉइसी सिग्नल के लिए यूज करेंगे पीआई कंट्रोलर। ये हो गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है डेरिवेटिव एक्शन के लिए, डेरिवेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द हाउ रैपिडली द एरर इज चेंजिंग। डेरिवेटिव एक्शन डिपेंड करता है कि आपका जो एरर है बेसिकली वो कितना रैपिडली चेंज हो रहा है, नॉट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है जैसे कि पीआई कंट्रोलर। ओके, पीआई कंट्रोलर में सफिशिएंट मैग्नीट्यूड चेंज होने के बाद ही वो एक्शन लेता है। सो नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर और हाउ लॉन्ग द एरर हैज persisted, a rapidly changing error signal will induce a large derivative action। ये चीज मतलब अगर आपका जो एरर सिग्नल है बेसिकली वो अगर चेंज हो रहा है बहुत तेजी से, अगर उसका ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं कि नेचर है, ओके, तो उस केस में हम डेरिवेटिव एक्शन, डेरिवेटिव रेस्पॉन्स जो है बेसिकली हम यूज नहीं करेंगे डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो ये हो गया यहाँ पर कंक्लूजन हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पीआई कंट्रोलर जो मैंने ड्रॉ किया है, अभी टोटल 8 पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ पीआई कंट्रोलर के लिए देखिए, पीआई कंट्रोलर की जैसी बात करते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि ऑफसेट इक्वल टू 0 रहेगा। सो यहाँ पर देखिए मैंने लोड चेंज के लिए कर्व ड्रॉ किया है वर्सेस टाइम के साथ में, सेट पॉइंट देखिए सेम रहेगा, यही सेट पॉइंट रहेगा। लोड पॉइंट चेंज के लिए अगर हम बात करें y इक्वल टू 0, तो अगर हम कोई भी कंट्रोल यूज नहीं करेंगे तो जिस तरीके का हमें ये वाला आउटपुट, ये वाला रेस्पॉन्स हमें मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है कि एसी वैल्यू कांस्टेंट हम रख रहे हैं एंड टाउ की जो वैल्यू वो वेरी कर रही है। क्लियर है? तो अब देखिए अगर हम कोई भी कंट्रोल यूज नहीं करते हैं तो इस तरीके का हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर हम पी कंट्रोल यूज करते हैं तो पी कंट्रोल यूज करते हैं देखिए ऑफसेट की वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी, केसी की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर तो केसी कांस्टेंट है। तो ये अब मुझे मिल गया कि पी कंट्रोल के लिए, पी कंट्रोल को अगर कोई भी कंट्रोल यूज नहीं कर रहे हो उस सिस्टम से तो आपका पी कंट्रोल फास्ट होगा, बिकॉज कंट्रोलर का रीजन ये होता है कि हम प्रोसेस को जो मतलब उसका अल्टीमेट वैल्यू द रेस्पॉन्स जिसे हम सेट पॉइंट बोल रहे हैं, सेट पॉइंट बेसिकली जल्दी से अचीव हो जाना चाहिए। तो कंट्रोलर का टारगेट यही, कंट्रोलर की हेल्प से हम वो चीज अचीव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम अगर एक कंट्रोल यूज करते हैं सिंपल पी टाइप का, तो उस केस में वो सिस्टम विदाउट कंट्रोलर के कंपैरिजन में वो फास्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में देखिए मैंने ये वाला जो कर्व है ये मैंने पीआई कंट्रोलर के लिए ड्रॉ किया है। क्लियर है? तो ये वाला कर्व मैंने पीआई कंट्रोल के लिए ड्रॉ किया है जिसमें देखिए कुछ ये ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन ऑसिलेशन के साथ में अल्टीमेटली ये यहाँ पर जो सेट पॉइंट है उसको अचीव कर लेता है। ओके, इसमें देखिए मैंने दो तीन कर्व ड्रॉ किए, सब मैंने पीआई के लिए किए, ये भी पीआई के लिए होगा, ये भी पीआई के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर जो टावाई की वैल्यू मैंने उसको टावाई 1 लिखा है, यहाँ पर टावाई 2 लिखा है, यहाँ पर टावाई 3 लिखा है फॉर पीआई कंट्रोलर। तो यहाँ पर देखिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि टावाई की वैल्यू हाईएस्ट है, इस केस में डिक्रीज होगी, इस केस में सबसे मिनिमम रहेगी। सो एज टावाई डिक्रीजेस, देखिए टावाई डिक्रीजेस होने पे क्या होता है, रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होता है, रेस्पॉन्स बिकम फास्ट का मतलब मोर ऑसिलेटरी में बोल रहा हूं। ओके, तो जब सिस्टम ज्यादा ऑसिलेटरी होगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि सिस्टम हमारा मोर अनस्टेबल भी होगा, मोर ऑसिलेटरी होने का मतलब होगा कि सिस्टम हमारा मोर अनस्टेबल यहां पर रहेगा इस केस में। ओके, ये हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर फिक्स्ड केसी के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं यहां पर। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरा, ओके, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा टावाई ग्रेटर देन टावाई 2 ग्रेटर देन टावाई 3, मतलब टावाई यहाँ पर सबसे मिनिमम है, टावाई यहाँ पर सबसे मिनिमम है। देखिए टावाई 1 एंड टावाई 3, टावाई 3 जो है बेसिकली वो सबसे मिनिमम है। हम डिक्रीज करते करते यहाँ पर जो ग्राफ है हमने उसको इस तरह शिफ्ट कर दिया है। तो इस कंपैरिजन में देखिए मैंने बोला है यहाँ पर कि सिस्टम बेसिकली जो ऑसिलेशन वो डिक्रीज हो रहा है। ऑसिलेशन डिक्रीज कैसे होगा, देखिए टावाई 2 की अगर मैं बात करूं तो टावाई मतलब डिक्रीज कर दिया मैंने टावाई 1 के कंपैरिजन में, तो सिस्टम का जो बेसिकली डैम्पिंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑसिलेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, डैम्पिंग, मतलब एक
जब ऑसिलेशन आपका चेंज हो रहा है तो उसका नेक्स्ट मतलब हम बोल सकते हैं ये जो पीक में मिलने वाला है, नेक्स्ट पीक का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा। ओके, डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि उसका कितना फ्रीक्वेंसी से वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये जल्दी से डिक्रीज होकर अल्टीमेटली रिस्पांस को अचीव कर लेगा। फिर अगर हम टावर और डिक्रीज कर दे तो उस केस में ये सिस्टम का डैम्पिंग और भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 11। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पर केसी कांस्टेंट है, ये सब पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं ओनली टावाई के लिए। केसी यहाँ पर कांस्टेंट है, केसी की अगर बात करते तो डिफरेंट कंडीशन होती। यहाँ पर सिर्फ हम टावाई वेरी कर रहे हैं, उस केस में हम देखते हैं तो टावाई वेरी कर टावाई डिक्रीज करते हैं तो रेस्पॉन्स मोर ऑसिलेटरी होता है, मोर ऑसिलेटरी होता है तो वो बेसिकली यहाँ पर मोर अनस्टेबल होगा। देखिए यहाँ पर ये पीआई कंट्रोलर एक बार फिर से दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो पीआई कंट्रोलर के लिए ये वाला वैल्यू था, पहले वाला, इसको मैं रेट रख रहा हूँ। तो इसमें देखिए ऑसिलेशन बेसिकली क्या है, जल्दी से ये वैल्यू को अचीव कर लेता है। ये देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसमें ऑसिलेशन ज्यादा है। नाउ सेकंड कर्व देखिए, मैं टावाई 2 के लिए अलग कलर से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा यहाँ पर है टावाई 2 वाला कर्व, ये कर्व। तो बेसिकली इसमें देखिए जो ऑसिलेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो इंक्रीज हो जाएंगे इस केस में। अल्टीमेटली ये भी सेट वैल्यू को अचीव करेगा बिकॉज़ ऑफसेट तो जीरो रहने वाला है। दोनों कंडीशन थी उनके जो मैंने ड्रॉ किया वो पीआई के लिए ड्रॉ किया, पीआई कंट्रोलर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखिए, इसमें 3 ऑसिलेशन आप बोल सकते हो, इसमें आपका जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अभी और टावाई आप जब डिक्रीज कर दोगे तो उस केस में देखिए जो ऑसिलेशन है वो और इंक्रीज हो जाएगा, सिस्टम जो बेसिकली वो और अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है, तो अब छोटे छोटे पीक बनने मतलब यहाँ पर जो ऑसिलेशन है बेसिकली वो मेरा इंक्रीज हो गया। अल्टीमेटली ये मेरा ऑफसेट को अचीव कर लेगा। केसी यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, केसी कांस्टेंट है मतलब कि सेम टाइम पे ये फाइनली जो इसका सेट पॉइंट है उसको अचीव करने वाला है। अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस हम बोल सकते हैं डिफरेंट। अगर केसी के लिए डिफरेंट प्रोसेस गेन जो होता है वो डिफरेंट होता है तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने देर में ये ऑफसेट अपना अल्टीमेट वैल्यू द रिस्पांस या फिर सेट पॉइंट वैल्यू को अचीव करेगी। तो यहाँ पर केसी कांस्टेंट है तो वो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सबको यहाँ पर देखिए एक ही पॉइंट पे लाके मैंने यहाँ पर सेट पॉइंट पे लेकर आया हूँ। लेकिन डिफरेंट ऑसिलेशन में, ऑसिलेशन की बात मैंने की, इसे मैंने अलग अलग पेन से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। नाउ ओके, सो अभी हम यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं एक बार फिर से। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए एडिशन ऑफ डेरिवेटिव एक्शन। यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है, एडिशन ऑफ द डेरिवेटिव एक्शन साइमल्टेनियसली इंप्रूव द स्पीड एंड डैम्पन्स द ऑसिलेशन ऑफ द क्लोज्ड लूप। मतलब डेरिवेटिव एक्शन को अगर हम यूज करते हैं तो देखिए वो स्पीड को इंक्रीज कर देता है। उसका मतलब क्या हुआ, जो बेसिकली डैम्पन है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है, सडनली देखिए इतना इसका मैग्नीट्यूड था और सडनली यहाँ पर 2 ऑसिलेशन में ये रिड्यूस होकर इतना हो गया। ओके, बिकॉज ये पीआई कंट्रोलर की बात है अभी। ओके, ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली, सॉरी अभी मैंने गलत कंपेयर कर दिया इसको, पीआई से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, इसको पीडी के लिए कंपेयर करूंगा। अभी डी एक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो डी एक्शन अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया है। वो सेम फंडा मैं आगे डिस्कस करूंगा कि जो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है, मतलब यहाँ पर इसका इतना मैग्नीट्यूड था, सडनली डैम्पिंग इसका ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। वो बेसिकली एक्शन होता है डेरिवेटिव एक्शन की वजह से। तो उस एक्शन की वजह से हम बोलते हैं कि बेसिकली हमारा जो रिस्पांस है वो फास्ट हो जाता है। तो कोई स्लो रिस्पांस के लिए हम अगर किसी कंट्रोलर को हमें यूज करना है तो वो होता है डी कंट्रोलर। डी कंट्रोलर बेसिकली स्पीड इंक्रीज कर देता है। देखिए मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है ना। स्पीड इंक्रीज करके लेकिन मेरा कंटीन्यूअसली ऑसिलेशन हो रहा है, तो ऑसिलेशन होते होते स्टेबल होने में उसको टाइम लगेगा। अगर ऑसिलेशन डिक्रीज कम हो गया, ऑसिलेशन कम हो गया मतलब जल्दी से ये ऑसिलेशन 3-4 में अगर मेरा अल्टीमेट फाइनली सेट पॉइंट को अचीव कर लेगा तो उसका मतलब वो ऑसिलेशन डिक्रीज होना, डैम्पिंग ज्यादा होना उसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट 11 पॉइंट में डिस्कस कर रहा था एडिशन ऑफ द डेरिवेटिव एक्शन साइमल्टेनियसली इंप्रूव द स्पीड एंड द डैम्पन्स ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द क्लोज्ड लूप रिस्पांस। तो सेम लोड पॉइंट चेंज के लिए चेक कर रहे हैं। ऑफसेट यहाँ पर देखिए 0, सेट पॉइंट जो है वो यहीं पे रहेगा। इस केस में ऑफसेट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। पीडी कंट्रोलर के केस में अगर पीडी देखे या फिर पीडी कंट्रोलर वगैरह देखे तो यहाँ पर लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ पीआई एंड पीआईडी को। देखिए सबसे पहले मैं ड्रॉ किया है पीआई, ये जो पीआई कंट्रोलर ड्रॉ किया है तो इस केस में तो देखिए ये ऑफसेट को अचीव करने वाला है। ये अल्टीमेटली इसने ऑफसेट को अचीव, ऑफसेट मतलब 0 हो गया अचीव करने का मतलब कि सेट पॉइंट को अचीव करने वाला है। ओके, ऑफसेट इस केस में ऑफसेट 0 होगा बिकॉज़ ये पीआई कंट्रोलर था और पीआई कंट्रोलर में हमें पता है कि ये ऑफसेट जो 0 रहेगा सेट पॉइंट को अचीव करेगा। अगर पीआईडी की बात करें तो उस केस में भी ऑफसेट 0 होगा।
बिकॉज इसमें भी देख सकते हो आप आई एक्शन है, मतलब मैंने बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए पीआईडी के लिए ड्रॉ किया तो उस केस में वो भी मेरा यहाँ पर सेट पॉइंट को अचीव कर रहा है। ऑफसेट अगर होता है तो ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में ये सेट पॉइंट को अचीव नहीं कर पाता है। तो पहला मेरा यहाँ पर देखिए पीआई कंट्रोलर कुछ इस तरीके से ये बिहेव करेगा, ऑसिलेटरी रहेगा। लेकिन जब पीआईडी आ जाता है, ओके, यहाँ पर ये वाला जो कर्व है ये मैंने कंसीडर किया है कि पीआई के लिए, तो इसमें देखिए ऑसिलेशन है। अब पीआई और पीआईडी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर देखिए मैंने ये कोई कर्व बनाया है पीआईडी के लिए, ये वाला कर्व आप देखिए यहां पर पीआईडी के लिए मैंने ड्रॉ किया है। तो इसमें मैं बोल रहा हूं कि डी इसका जो, अगर मैं सेट पॉइंट की बात करूं, सेट पॉइंट को जल्दी से अचीव कर लेता है ना। तो सेट पॉइंट को जल्दी से अचीव करने का रीजन क्या है? बिकॉज इसमें डी एक्शन आ गया। जब डी एक्शन आ जाता है तो सिस्टम मेरा फास्ट हो जाता है। सिस्टम फास्ट होता है मतलब कि उसका जो ऑसिलेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑसिलेशन डिक्रीज होकर वो अपने सेट पॉइंट को जल्दी अचीव कर लेता है। ये डिफरेंस हुआ प्योर पीआईडी में। अब यहाँ पर मैंने एक के लिए टाउ डी 1 लिखा है, ये वाला कर्व भी पीआईडी के लिए ड्रॉ किया है मैंने, इसमें मैंने टाउ डी 2 लिखा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि टाउ डी 2 इज ग्रेटर देन टाउ डी 1, मतलब टाउ डी अगर हम इंक्रीज करें तो बेसिकली डैम्पिंग जो है बेसिकली वो इंक्रीज होता है। तो टाउ डी अगर हम इंक्रीज करें तो डैम्पिंग इंक्रीज होता है, मतलब कि जो डैम्पिंग है मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत जल्दी से रिड्यूस होता है। अगर सेकंड केस में देखिए टाउ डी 1 अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो इस वाले केस से ये वाला केस यहाँ पे सेट पॉइंट को अचीव कर रहा है और ये वाला यहीं पे कंप्लीट हो गया, मतलब यहीं पे इसने सेट पॉइंट को अचीव कर लिया बिकॉज उसका डैम्पिंग ज्यादा हो रहा है उसमें टाउ डी 2 के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, as the value of tau d increases the damping increases। as the value of tau d की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो डैम्पिंग इंक्रीज होता है। डैम्पिंग इंक्रीज होने का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो मेरा ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन जो है बेसिकली मेरा वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज हर एक ऑसिलेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सडनली डिक्रीज होता है यहाँ पर टाउ डी एक्शन की वजह से। और अगर डैम्पिंग देखिए डैम्पिंग डिक्रीज हो रहा है, टाउ डी अगर डिक्रीज करते हैं तो डैम्पिंग का जो रेट है बेसिकली वो कम हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ऑसिलेशन हमारा वो इसमें इंक्रीज होने का मतलब कि इसके कंपैरिजन में ऑसिलेशन इसमें ज्यादा रहेगा। इस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, टाउ डी अगर इंक्रीज कर रहे हो तो डैम्पिंग आपका इंक्रीज होता है, मतलब कि ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाएगा। और ये रिवर्स हो गया इसका, टाउ डी इंक्रीज करें तो डैम्पिंग डिक्रीज होगा ना। नेक्स्ट देखिए अभी, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक साथ लिखा है सभी कंट्रोलर को, रेस्पॉन्स ऑफ टाइपिकल कंट्रोल सिस्टम शोइंग द इफेक्ट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोल मोड मैंने यहाँ पर लिखा है, कोई भी कंट्रोलर यूज नहीं करता है तो कुछ इस तरीके का हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अगर कोई भी कंट्रोलर ना, मैंने इसलिए लिखा है कि कोई भी कंट्रोलर यूज नहीं करता तो इस तरीके का कुछ रेस्पॉन्स रहेगा। सेकंड पॉइंट है, अगर मैं पी कंट्रोल यूज करता हूँ तो ये वाला एक्शन है, अगर पीआई कंट्रोल यूज करता हूँ तो थर्ड वाला ग्राफ है, एंड फोर्थ है पीआईडी के लिए। ओके, अब देखिए अगर मैं पी कंट्रोल यूज करता हूं तो मेरा जो कर्व है कुछ इस तरीके से मुझे मिला, कुछ ऑसिलेट होने का वो ट्राई किया लेकिन अल्टीमेटली वो जो सेट पॉइंट है, ये सेट पॉइंट मेरा लोड चेंज के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो लोड चेंज के लिए सेट पॉइंट सेम रहेगा हमारा, तो सेट पॉइंट को अल्टीमेटली अचीव नहीं करता है। यहाँ पर देखिए सेट पॉइंट मेरा और ये डिफरेंस रहता है मेरा, एक न्यू स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेता है पी कंट्रोलर के केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रेजेंट रहता है, पी कंट्रोलर के केस में ऑफसेट मेरा 0 नहीं होगा। सेकंड देखिए फिर हम यूज करते हैं पीआई कंट्रोलर। तो पीआई कंट्रोलर के लिए देखिए हम ये देख सकते हैं कि जो ऑफसेट है बेसिकली ये पीआई कंट्रोलर है, ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑसिलेटरी नेचर का रहेगा ही, लेकिन अल्टीमेटली ये सेट पॉइंट को अचीव कर लेगा कंप्लीटली अचीव कर लेगा। मतलब कि इसका जो ऑफसेट है सेकंड केस में पीआई के लिए वो 0 हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर पी कंट्रोलर के लिए, पीआई कंट्रोलर के लिए 0 हो गया। नाउ थर्ड देखिए अभी पीआईडी कंट्रोलर। तो पीआईडी कंट्रोलर में क्या होने वाला है, हमने यहाँ पर डी एक्शन आ गया, अभी पीआईडी कंट्रोलर में डी एक्शन आ गया। डी एक्शन का मतलब कि सिस्टम मेरा फास्ट हो जाता है। सिस्टम फास्ट मतलब कि जो टाउ डी है बेसिकली, टाउ डी जो मेरा लास्ट मैंने देख सकते हो हमने क्या किया था कि टाउ डी जो बेसिकली हम इंक्रीज कर देते हैं, डैम्पिंग इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टाउ डी इंक्रीज हो जाएगा। तो टाउ डी जब इंक्रीज होता है ये आपका डेरिवेटिव एक्शन आने से, तो उसमें ऑसिलेशन जो है मेरा वो डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाता है। तो सिस्टम मेरा बेसिकली जल्दी से स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन को, जो कि हमारा सेट पॉइंट है इनिशियल स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो यहाँ पर ये वाला जो फोर्थ नंबर कर्व है ये ड्रॉ किया है हमने पीआईडी कंट्रोलर के लिए। इतना जल्दी देखिए आप, ये इसके जो सेट पॉइंट है यहाँ पर आई एक्शन है इसमें पीआईडी में, तो आई एक्शन की वजह से ये भी ऑफसेट, इसका जो ऑफसेट है वो 0 होगा, सेट पॉइंट को अचीव कर लेगा। तो इसको कम टाइम लग रहा है यहाँ पर, अल्टीमेटली ये जो टी है टाइम लग रहा है, कितना टाइम में ये अपना स्टेडी स्टेट कंडीशन को अचीव करते हैं।
तो ये मीनिंग हुआ एक साथ पी कंट्रोलर का, पीआई कंट्रोलर को और पीआईडी कंट्रोलर को इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट देखिए पी कंट्रोलर में हम क्या हो रहा है यहाँ पर लाइक एक साथ लिख दिया है मैंने यहाँ पर बेसिकली पी कंट्रोलर का मतलब देखिए हम यूज करते हैं तो ऑफसेट है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है सिस्टम में और एक न्यू स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेता है। पीआई कंट्रोलर की अगर बात करूं तो ये ऑफसेट हमेशा 0 होगा, ये इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेडी स्टेट वैल्यू और सिस्टम जो है बेसिकली मोर ऑसिलेटरी होता है पीआई कंट्रोलर के केस में। थर्ड पीआईडी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर के केस में डीएक्शन आता है तो डीएक्शन बेसिकली क्या करता है, रिस्पांस को इंप्रूव करता है, मतलब ऑसिलेशन जो है वो डिक्रीज करता है, लिटिल और नो ऑसिलेशन। ऐसा हो सकता है कि एक ही बार में सिस्टम अचीव कर ले यहाँ पर स्टेडी स्टेट कंडीशन को, थोड़ा सा ऑसिलेशन हो भी सकता है एंड रिटर्न रैपिडली टू द ओरिजिनल वैल्यू। अगर पीआईडी कंट्रोलर तो रैपिडली अपने स्टेडी स्टेट कंडीशन को ओरिजिनल वैल्यू को अचीव कर लेता है। ये लोड चेंज के लिए था तो फिर जो स्टेडी स्टेट कंडीशन था मेरा वो सेम था तो ओरिजिनल वैल्यू बोल सकता हूं कि रैपिडली ये अपने ओरिजिनल वैल्यू पर आ जाता है। अगर मैं सिंपल ऐसे ही बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर की बात करें तो पीआईडी जो कंट्रोलर है वो कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू पीडी, पीडी यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू पीआई एंड पीआई का मोस्ट मतलब मोस्ट नहीं लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू पी कंट्रोलर। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब देखिए वो किस तरीके उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसमें आपको 3 कंट्रोलर का कॉम्बिनेशन है ये पी आई डी, तो डेफिनेटली उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कॉम्प्लेक्स होगा कंपेयर टू पी कंट्रोलर। पी कंट्रोलर में तो कुछ भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली जो आपका कंट्रोलर का आउटपुट होता है वो एरर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। ना अब इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि कौन सी प्रोसेस के लिए किस प्रोसेस को मेजर करने के लिए कंट्रोल करने के लिए कौन सा रिस्पेक्टिव कंट्रोलर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोसेस कंट्रोल, यहाँ पर मैंने लिखा है कि किसको हमें कंट्रोल करना है प्रोसेस जो मेरा है, और यहाँ पर मैंने रिस्पेक्टिव कंट्रोलर्स लिखे हैं जो हमें यूज करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है फ्लो कंट्रोल। तो देखिए फ्लो कंट्रोल बेसिकली आपका फास्ट कंट्रोल होता है, तो इसको मेजर करने के लिए देखिए इसको मेजर करने के लिए मुझे जो कंट्रोल यूज करना पड़ेगा वो स्लो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लो कंट्रोल को मेजर करने के लिए पीआई कंट्रोलर यूज करता है। ये पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कंक्लूजन में, जहां पर मैंने बोला था कि ये जो सिस्टम होता है बेसिकली नॉइसी सिग्नल होता है, इस केस में हम डीएक्शन कभी भी यूज नहीं करते हैं, नेवर यूज डीएक्शन, इट गिव्स द नॉइसी सिग्नल। तो बेसिकली फ्लो कंट्रोलर के लिए यूज करते हैं पीआई कंट्रोलर। देन नेक्स्ट देखिए लेवल कंट्रोलर, लेवल कंट्रोलर के लिए यूज कर रहे हैं पी कंट्रोलर। क्यों यूज कर रहे हैं पी कंट्रोलर? बिकॉज लेवल कंट्रोल के टाइम में देखिए थोड़ा बहुत ऑफसेट टॉलरेबल होता है। लाइक आपके पास में एक 50,000 मीटर क्यूब का टैंक है, उसका लेवल आप मेजर कर रहे हो, आपको चाहिए वहां पर 40 किलोमीटर उसमें आ गया तो वो आप चेक कर रहे हो, तो अगर 40.1 भी आ गया तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपके प्रोसेस को, मतलब वहां पर ऑफसेट जो बेसिकली टॉलरेबल होता है आपके प्रोसेस के लिए, तो उस कंडीशन के लिए यूज करते हैं पी कंट्रोलर। बिकॉज पी कंट्रोलर यूज करेंगे तो ये कॉस्टली नहीं रहता है, जैसे पीआई कंट्रोलर कॉस्टली रहता है कंपेयर टू पी कंट्रोलर, तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है पी कंट्रोलर वहां पर, बिकॉज हमें ऑप्टिमाइज कंडीशन भी देखनी पड़ती है, ऑप्टिमम कंडीशन हमें देखनी पड़ती है ना। सो यहाँ पर जब जहां पर पी कंट्रोलर से यूज हो रहा है तो वहां पर पीआई या पीडी कंट्रोलर यूज करने का कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा। अल्टीमेटली वहां पर हमारा जो पैसा है बेसिकली वो वेस्ट होता है उस केस में, तो ऑप्टिमम कंडीशन अचीव नहीं कर पाएंगे फिर। नाउ नेक्स्ट देखिए प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल के लिए 2 टाइप के कंट्रोलर हम यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर जो कंट्रोल हम कर रहे हैं वो किस तरीके का, वो फास्ट रेस्पॉन्स है स्लो रेस्पॉन्स है। फर्स्ट देखिए फॉर कंट्रोलिंग इन अ फास्ट रेस्पॉन्स, फॉर कंट्रोलिंग इन अ फास्ट रेस्पॉन्स लूप सच एज प्रेशर इन अ वेसल from which vapor is following a manipulation is directly on the exit line in this case, मतलब आपके पास कुछ ऐसा है कि कुछ वेसल वगैरह का प्रेशर आप कंट्रोल कर रहे हो, काफी सडनली वो इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है, मतलब फास्ट रेस्पॉन्स हुआ हो तो उस केस में हम पीआई कंट्रोलर यूज करेंगे। मतलब ये मैं कंसीडर कर रहा हूं कि प्रेशर कंट्रोल मेरा फास्ट रेस्पॉन्स है तो इसके लिए मैं स्लो कंट्रोलर यूज करूंगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड केस जो अगर स्लो प्रोसेस कुछ है आपका, देखिए लूप सच एज द वेपर फ्रॉम टॉप ऑफ द वेसल गोज टू अ टोटल कंडेंसर एंड द प्रेशर इन द वेसल इज कंट्रोल्ड बाय द कोल्ड वाटर फ्रॉम मैनिपुलेशन ऑफ द सेल साइड ऑफ द कंडेंसर। इन दिस केस अगर आपका जो प्रोसेस प्रेशर जो बेसिकली वो सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता है, डिक्रीज नहीं हो सकता, उस केस में वो स्लो रेस्पॉन्स हुआ प्रेशर यहाँ पर, तो स्लो रेस्पॉन्स हुआ तो उसके लिए मैं यूज करूंगा पीआईडी कंट्रोलर। डी कंट्रोलर एक्शन में आ जाएगा यहाँ पर जो कि मेरा रेस्पॉन्स को फास्ट करता है, वहां पर मैं फास्ट कंट्रोलर यूज करूंगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखिए टेंपरेचर कंट्रोल करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। टेंपरेचर कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं पीआईडी कंट्रोलर, बिकॉज़ ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस को मेजर करने के लिए हम फास्ट कंट्रोल यूज करते हैं। अगर जब फास्ट की बात आती है तो अगर ऐसा भी तो पॉसिबल है आपके पास ऑप्शन में पीआईडी गिवन ही ना हो, आपको दे दे पी कंट्रोलर दे दिया, डी कंट्रोलर दे दिया एंड नन ऑफ दीस दे दिया, तो उस केस में हम पीआईडी कंट्रोलर यूज करेंगे। मतलब ये मैं कंसीडर कर रहा हूं कि प्रेशर कंट्रोल के लिए 2 टाइप के कंट्रोलर हम यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस प्रेशर जो कंट्रोल हम कर रहे हैं वो किस तरीके का,
नन ऑफ दीज आपको दे दिया, तो उस केस में आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन चूज नहीं करना है कि आपने तो पढ़ा था कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए पीआईडी कंट्रोलर यूज करते हैं, वहां पर आपको अवेलेबल कंट्रोलर में से बेस्ट कंट्रोलर चूज करना पड़ेगा। तो उसमें देखिए आप बोल सकते हो कि डी कंट्रोलर जो है वो मैं यूज करूंगा टेम्परेचर मेजर के लिए, बिकॉज टेम्परेचर कंट्रोल स्लो प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं एक फास्ट कंट्रोलर यूज करूंगा, तो डेरिवेटिव एक्शन जो बेसिकली हमारे सिस्टम को फास्ट करता है, सिस्टम के रेस्पॉन्स को, तो उस केस में मैं डी कंट्रोलर यूज करूंगा। तो डी कंट्रोलर देखिए आपको गिवन हो सकता है, वहां पर पीडी कंट्रोलर गिवन हो सकता है उस ऑप्शन में, तो या तो हम पीआईडी कंट्रोलर के लिए देखिए टेम्परेचर कंट्रोल के लिए पीआईडी कंट्रोल यूज करेंगे या फिर पीडी कंट्रोल यूज करेंगे। अगर दोनों ही ऑप्शन नहीं है, अगर डी भी अवेलेबल है तो डी आप आंसर टिक कर सकते हो, आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन। कंपोजिशन अगेन स्लो लूप होता है, इसको मेजर करने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स होता है कंपोजिशन, डिफरेंट कंपोजिशन को मेजर करना, तो उस केस में हम पीआईडी कंट्रोल करना, तो उसके इसमें हम पीआईडी कंट्रोल यूज करते हैं, और ये फास्ट रेस्पॉन्स आ गया बेसिकली। तो ये लाइक थंब रूल की तरह जो मैंने यहाँ पर टोटल 5 नंबर ऑफ पॉइंट आपको फ्लो प्रोसेसेस आपको बताए हैं, जो कंट्रोल प्रोसेस एंड कंट्रोल उनको मेजर करने के लिए रिस्पेक्टिव जो मैंने कंट्रोल बताया है, ये सबके सब थंब रूल की तरह आप कहीं भी अप्लाई कीजिए इसको, हमेशा आपको करेक्ट आंसर मिलेगा इससे। क्लियर है? तो ये था कंप्लीट मेरा प्रोसेस कंट्रोल का टॉपिक। नाउ हमने इस टॉपिक में देखिए कंप्लीट कंट्रोलर, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर हमने डिस्कस कर लिए, ब्लॉक डायग्राम हमने ड्रॉ किया, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जो थे, रेगुलेटरी सर्वो प्रॉब्लम, वो सब टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑफसेट सीखा है, ऑफसेट, बिकॉज गेट में आप देखोगे कि हर साल आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑफसेट से मिल जाएगा। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको कि 33% जो मेरा है वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है, उसके बाद में 33% मेरा कंट्रोलर के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में 33 टॉपिक में बाकी आपका आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हो जाएगा, एडवांस कंट्रोलर आ जाता है जिसमें फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, आपका कैस्केड कंट्रोलर है ना, देन उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन का सेक्शन आ जाता है, वो रिमेनिंग सेक्शन आपका लास्ट 33% में रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था अभी तक का जो सेक्शन हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट जो रहेगा लेक्चर उसमें देखिए मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल्स ऑन कंट्रोलर एंड गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पर, वो सब न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे नेक्स्ट 2 लेसन, जिसमें हम कंप्लीट इस कंट्रोलर के टॉपिक में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक गेट में पूछे गए हैं, ओके, वो सब न्यूमेरिकल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल केमकेट अकेडमी। और गाइस अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो। और इसके साथ ही काफी सारे स्टूडेंट मेरे को ये पूछते हैं कि सर हम गेट प्रिपरेशन कैसे करें, तो गाइस इतना सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए आपको सिंपल सा, जैसे मैं ये प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, इसको साथ के साथ पढ़ते जाइए और जैसे ये कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट गेट के क्वेश्चन आपको खुद को करना है। इसके साथ ही आपको लगता है कि काफी अगर ये मतलब इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है आपका, कि एक ही सब्जेक्ट में अगर इतना टाइम लग रहा है, तो इसके साथ में एक और सब्जेक्ट आप खुद पढ़ सकते हो। तो उस सब्जेक्ट को जब खुद पढ़ लोगे, उसके खुद गेट के क्वेश्चन कर लीजिए, जितने होते हैं, जो नहीं हो रहा है आप उनको छोड़ दीजिए। जब वो सब्जेक्ट मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जब मैं अपलोड करूंगा, तो उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को देखिए, उसके बाद फिर से उस सब्जेक्ट के गेट के क्वेश्चन कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो 2 सब्जेक्ट कोई भी रैंडम, जैसा एक में ये पीडीसी आपको पढ़ा रहा है, उसके साथ में कोई रैंडम सब्जेक्ट आप ले लीजिए, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स आप ले लीजिए या फिर हीट ट्रांसफर ले लीजिए। तो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज उन दोनों सब्जेक्ट में से ही कोई मैं सब्जेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके। और इसके साथ ही जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है मेरे लेक्चर अपलोड करने की, वो भी मैं इंक्रीज कर दूंगा, जिससे कि आप अपने गेट प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर सको। ओके गाइस, सो नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करूंगा।